डार्क वेब वाकई में एग्जिस्ट करता है? 75% of internet is dark web. बहुत सारे लोग आजकल अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर साइबर क्राइम का, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि साइबर एरिया में सुरक्षा सिर्फ व्यक्ति। क्या कभी कोई पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को उसके अपराध से फोन कॉल या वीडियो कॉल पे अवगत कराता है? ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। पहले आपको डराएंगे, फिर आपको वो एक वीडियो कॉल पे लाएंगे। माइंड गेम होता है बेसिकली, एंड उसको माइंड से ही लड़ना पड़ता है। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल अरेस्ट की बात मन की बात इट इज सच अ बिग इशू। उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को मदद करिए, तो मैंने व्हाट हैपेंड, उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है हु स्टडीज इन सेकेंड ईयर मेडिकल। तो उस बच्ची ने अपनी एक प्राइवेट फोटो एक वर्चुअल फ्रेंड के साथ शेयर की, एंड उस एक फोटो के आधार पे उस आदमी ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की। व्हाट्सएप पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कब डॉक्टर वरुण कपूर का कोई चेहरा बना दे, कब शगुन त्यागी का कोई चेहरा बना दे, और किसको कब कोई वीडियो कॉल कर ले, सब कुछ संभव है डॉक्टर साहब। एवरीथिंग। आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस जो कि आपको हमेशा याद रहता हो, आपके सपनों में आता हो? मेरे को अच्छा अभी तक नहीं भूलता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलते उसी के बैकयार्ड में मैंने उसको गाड़ दिया। फिर हमने उसकी खुदाई स्टार्ट करी। तो जब खुदाई करी तो फिर पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए कि ये क्या हो रहा है। साड़ी पूरी ठीक थी, उसका वो वेपन भी था जिससे चाकू जिससे मारा था वो भी उन्होंने उसमें भेज दिया, सब मिल गया हमें। तो उसके बाद मेरे को लगा कि पुराने केस को सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ठीक बात। अभी 2 दिन पहले सिंघम फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, देखी आपने? नहीं, मैंने देखी नहीं, मतलब उसके पहले वाले पार्ट्स में सारे देखे। तो हाउ डिफरेंट इज बेसिकली रियल पुलिस ऑफिसर एंड द रियल पुलिस ऑफिसर? वो दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट इज नॉट, वो तो एक फैंटेसी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास शो न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट पर। दोस्तों, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है, यकीन मानिएगा, कि मैं ऐसे विषयों को लेकर आपके साथ पॉडकास्ट को लेकर आऊं जो डायरेक्ट आपसे जुड़े हों, जो सीधे आपसे सरोकार रखते हों। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आपके किसी जानने वाले को कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई पुलिस ऑफिसर के नाम से कोई फ़ोन करता है और उससे साइबर ठगी कर ली जाती है। कोई ऐसा फ़ोन कॉल आता है जिसमें कि कोई वीडियो कॉल आता है इनफैक्ट जिसमें कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने बैठा हुआ है और पुलिस के केबिन में बैठा हुआ है, और वो आपसे कहता है कि आपने फलाना अपराध कर दिया और आपको इस अपराध की सज़ा दी जाएगी। और फिर दोबारा वो कहता है कि अगर आप कुछ ले देकर निपटाना चाहते हैं, और आपसे ऐसे पैसे मांग लिए जाते हैं और आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट को करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो, माफ़ करिएगा, अपने स्टूडियो नहीं, आज मैं खुद दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके इंदौर आया हूँ। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजीपी डॉक्टर वरुण कपूर मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल इन्विटेशन पर मौजूद हैं, और उनसे मैं ढेर सारी बातें करूंगा जो बातें आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आपको अंत तक देखना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, अपने रिश्तेदारों से शेयर करना है, अपने सभी सगे संबंधियों से शेयर करना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। थैंक यू सो मच शगुन। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। आई एम परफेक्ट, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपके इस विशेष पॉडकास्ट में आपने मुझे समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब, इस कैजुअल बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस पद पे आप हैं, ये प्रदेश की पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जी, पुलिस महानिदेशक। इस पद पे आने के बाद लोग पोजीशन को एंजॉय करते हैं। आपको कहाँ से प्रेरणा हुई कि आप साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक अवेयरनेस को लेकर के देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा हुई डॉक्टर साहब? ऐसा है, देखिए, मेरी शुरू से जब से मैंने नौकरी प्रारंभ करी जी, अब मेरी 33 साल हो गई नौकरी के आईपीएस में, तो शुरू से मेरे को एक ऐसी पद्धति, मानसिकता ऐसी रही है कि मैं कुछ अपने कार्य के अतिरिक्त भी कुछ करूं, कुछ नई चीज़ करूं, कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे समाज का भला हो और कोई फ़ायदा हो, उनको भी उसका लाभ हो, और मेरे को भी उससे आनंद आए, और मेरे को भी अच्छा लगे कि मैं कोई अपने कार्य के अतिरिक्त कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाया। तो वो मेरी मानसिकता शुरू से रही है। परंतु 2011 की बात है, ये मेरे को अच्छे से याद है, किन्हीं विशेष कारणों से, मेरे पारिवारिक कुछ कारण थे जिस कारण से मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपनी पदस्थापना निवेदन करके मांगी, और मैं 2011 में एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्ट हुआ। तो कोई नई चीज़ करने का ऐसा जज्बा था,
तो 2011 में साइबर क्राइम एक नया विषय था। जी। पुलिस के लिए भी बहुत नई चीज़ थी और लोगों के लिए तो उनको जानकारी ही नहीं थी। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो इधर पदस्थ हुए हैं, समय है थोड़ा अतिरिक्त, तो कुछ नई चीज़ करते हैं, हमारे पुलिस अधिकारियों को इक्विप करते हैं एक नए स्किल के साथ। तो एज एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के तौर पे मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया साइबर क्राइम का, ट्रेनिंग का, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। और ईमेल ट्रेसिंग का कोर्स था, मेरे को अच्छे से याद है। तो 3 दिन का कोर्स हमने स्वयं डिज़ाइन किया, अपने ही हम ट्रेनर्स कहीं से लाए। उस समय ये सब चीज़ थी नहीं जी। और हमने एक कोर्स चलाया। तो वो उसके बाद वो ऐसा एक उससे क्रम चालू हुआ कि वो मेरा एक मिशन बन गया, मेरा पैशन बन गया, मेरा ऑब्सेशन बन गया, आप जो भी बोलो। तो मैं जहाँ भी रहा उसके बाद 13 साल हो गए, तो मैं इस कार्य को करता रहा। तो पहले मैंने पुलिस की ट्रेनिंग में ध्यान दिया, बहुत सारे कोर्सेज़ किए, ब्लू पाम बोल के मैंने उसका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, अभी भी चल रहा है ऑफ कोर्स। फिर मैंने देखा कि उसका दूसरा अंग भी होता है, क्राइम को कंट्रोल अगर करना है, किसी भी क्राइम को, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक है पुलिस, जो उस क्षेत्र की पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आप जो भी बोलो, जी। उनके पास वो सक्षम होने चाहिए ऐसे क्राइम को डील करने के लिए। राइट। और दूसरा होता है लोगों को जागरूक होना चाहिए ऐसे अपराध से बचने के लिए। अब ये जो दोनों चीज़ें जब कन्वर्ज हो जाती हैं, तब अच्छा कंट्रोल होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है किसी भी क्राइम के ऊपर। तो हम ट्रेनिंग तो दे रहे थे, तो ट्रेनिंग तो अभी भी दे रहे हैं। दूसरा एंगल था पीपल्स अवेयरनेस, इसलिए मैंने एक ब्लैक रिबन इनिशिएटिव नाम बाद में दिया मैंने, ऑफ कोर्स। जी। वो मैंने स्टार्ट किया फॉर दी पीपल्स अवेयरनेस, और उसके अंतर्गत वो भी एक वो चलता रहा और अभी तक चल रहा है। मैं कई जगह पदस्थ रहा, मैं जोन में भी एडीजी रहा, यहाँ पे मैं नार्कोटिक्स में भी रहा, तो जहाँ रहा मेरे पास जब भी समय मिला मैं इसको करता रहा। जी। तो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट व्हिच बिकेम माय पैशन एंड ऑब्सेशन। दैट इज़ हाउ आई हैव वर्कड इतने साल इस क्षेत्र में, और इसमें करने के लिए बहुत है, और आगे भी करता रहूँगा जब तक सामर्थ्य है। साल 2011 में क्या कोई ऐसी घटना हुई? घटना मैंने इफ यू वांट टू शेयर विद अस। देयर वाज नो घटना सच, ऐसे एज अ पर्सनल रीजन में आया, अतिरिक्त समय था तो मैंने सोचा चलो कोई नई चीज़ करके देखते हैं। ऐसे ही ये प्रारंभ हुआ, ऐसे ही प्रारंभ हुआ। क्योंकि मैं उससे पहले डीआईजी था, जी। मैं एसपी था जिलों में, डीआईजी भी था, मैं उज्जैन में रेंज में था, एसपी में रतलाम, उज्जैन, इंदौर में कई जगह रहा। तो मैंने देखा था कि जो साइबर जो नई चीज़ें आई हैं, तो उसमें पुलिस के पास क्षमता नहीं है उसको अडॉप्ट करने की। जी। जैसे सीडीआर एनालिसिस एक होता है, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है, जी। उसका एनालिसिस करना होता था पहले। तो पुलिस अधिकारी इतने सक्षम नहीं थे, उनके पास नो हाउ नहीं था कि इसको कैसे एनालाइज करें, तो प्राइवेट लोगों को लाके कराना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए पुलिस को, ताकि आगे आने वाले समय में इसका उपयोग बढ़ेगा, और आप देखिए अब क्या हो रहा है। तो इसलिए उसी के तहत मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर इट केप्ट डेवलपिंग फ्रॉम देयर। तो ट्रेनिंग के बाद अवेयरनेस हुआ, अवेयरनेस के बाद मैंने रिसर्च करता हूँ इस क्षेत्र में, मैंने आर्टिकल्स लिखता हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ, जी। बहुत सारी चीज़ें करी मैंने, बट स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट एन एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे और जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आजकल अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर साइबर क्राइम का, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। और मैं अगर पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की ही बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले, जैसे कि आप 2011 से अब तक के आप सफ़र की बात करते हैं, 2011 से 2024 के बीच में आपने कितने बदलाव देखे हैं? आपकी पुलिस, मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर में बात करूंगा, मैं देश पे भी आऊँगा, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की पुलिस में आप किस तरीके के डेवलपमेंट देखते हैं? साइबर ठगी को लेकर के पुलिस कितनी सजग है और पुलिस कितनी सक्षम हुई है लोगों को सजग करने में? ये देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव तो हुआ है जी। क्योंकि ये पूरे समाज में हुआ है बदलाव। लोगों का जो रियल दुनिया में रहने की एक पद्धति थी, जी। अब वो बहुत बदल गई है। अब लोग 2 दुनिया में रहते हैं। अब वर्चुअल दुनिया में अब कई लोग तो ऐसे हैं जो ज़्यादा समय उसमें बिताते हैं। जी। स्पेशली द युवा, स्पेशली द जो बच्चे हैं, उनका समय वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा बीतता है। रियल वर्ल्ड का समय कम हो रहा है। मतलब जो भी, मे बी इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट दैट्स व्हाट हो, ऐसे ही रहा है। तो एज अ रिजल्ट पुलिस भी बहुत चेंज हुई है, और हमने बहुत तरीक़ों से, मध्य प्रदेश में तो मैं बता सकता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को, पुलिस को हमने इक्विप किया है। उनको मतलब नए हमारे साइबर सेल बना, उसके बाद पहले था नहीं, जी। साइबर सेल नाम का एक संस्था बनी, जिसका ऑफिस भोपाल में है, उसका हेडक्वार्टर, बड़े बड़े स्थानों पे उनके ऑफिसेज हैं। हर थाने में साइबर डेस्क बना था, साइबर इक्विप्ड लोग बने हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है विशेष तौर पे। तो चेंजेस तो बहुत हैं, बट चैलेंजेस भी बहुत हैं। ये क्राइम बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहा है, और इसको बैटल करने के लिए हमेशा बहुत चुनौती रहेगी पुलिस के सामने भी। उसका कारण एक है जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, कि साइबर एरिया में सुरक्षा सिर्फ व्यक्ति ही अपनी कर सकता है। जो सुरक्षा का एंगल है, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, दैट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द
पीपल, द पर्सन कंसर्न, द विक्टिम, द टारगेट, आपको सुरक्षा कोई उस क्षेत्र में नहीं दे सकता। राइट। असली दुनिया, मैंने जैसे बोला ना, यहाँ पे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, आपको असुरक्षा है, अगर आप मेरे पास आइए और बोलिए कि आप मेरे को सुरक्षित करिए, तो मैं बहुत तरीक़ों से आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ। मैं पेट्रोलिंग कराऊंगा, चेकिंग कराऊंगा, सर्वेलेंस कराऊंगा, आपको पर्सनल सिक्योरिटी दूंगा। लेकिन वर्चुअल दुनिया में तो पॉसिबल नहीं ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे मैं आपको सुरक्षित रख सकता हूँ। वर्चुअल दुनिया में आप पूछोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। करना आपको है, सही भी आपको करना है, गलत भी, फंसना भी आपको है, बचना भी आपको है, क्योंकि गलती तो हम ही कर रहे हैं जी। वो गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गलत फ़ोन कॉल हम ही आंसर कर रहे हैं, तो कौन रोक सकता है? हम ही रोक सकते हैं। तो इसीलिए सुरक्षा का जो एंगल है ना, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। वो प्रिवेंशन इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अवेयरनेस। यस। तो आप यही सोच रखते हुए आप अवेयरनेस, और मैं देख रहा था कि आप साउथ भी जाते हैं, दक्षिण भारत भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, और बहुत सारे आपने मध्य प्रदेश के भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस में आपने जो वर्कशॉप्स लगाई हैं और लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, मैं ये सवाल के पीछे की वजह पर बाद में आऊँगा, पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कभी कोई पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को उसके अपराध से फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पे अवगत कराता है? ये दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसमें ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत चला है आज, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। इतना ज़्यादा एक दिस इज कॉमन लैंग्वेज में बोलने लगे हैं जी। कानूनी टर्म्स में देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। ये एक बोलचाल की भाषा में ये बात बन गई, डिजिटल अरेस्ट हो गया। बट पहली बात तो लोगों को जानना चाहिए कि कानूनी तौर पे देयर इज नथिंग एज डिजिटल अरेस्ट। ये एक लोगों के द्वारा बनाई गई, कॉइन की गई एक टर्म है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक फिशिंग अटैक होता है। बेसिकली फिशिंग अटैक बहुत टाइप के होते हैं, और ये अपराधी उसको यूज़ करते हैं लोगों पे क्राइम करने के लिए, और उनका तरीका बदलता रहता है। आज का ये चल रहा है तरीका, डिजिटल अरेस्ट कर लिया। मीन लोगों को अरेस्ट क्या होता है, किसी को कहीं पे अवरुद्ध करना। हाँ, अपने एक जगह पर बांध के एक जगह से उसको, एक जगह पे उसको मतलब अगेंस्ट हिज विल शायद रखना, कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे भी अरेस्ट। तो दिस इज ऑल्सो अ वे इन विच पीपल आर, वो प्रेशर डाल के उनको ऐसा करते हैं कि वो एक जगह ही रहें जब तक उनको पैसा ना मिल जाए, जितना उनको, जो उनका उद्देश्य है अपराधियों का। तो एक तरीके का अरेस्ट है, इसलिए उसको डिजिटल अरेस्ट बोलने लग गए। पर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कानूनी तौर पे ये। दूसरी बात ये है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। कभी बोलेंगे आपके पार्सल में ड्रग्स निकल गए, कभी बोलेंगे आपके बेटा गिरफ्तार हो गया, कभी somebody call from custom, कस्टम से कोई कॉल करेगा, और वो मेरे साथ हुआ था व्यक्तिगत, अभी मैं बताऊं, प्रयास तो करते रहते हैं लोग। तो इसीलिए वो ऐसी चीज़ है जिससे लोग फंस जाते हैं, और फिर उनको एक जगह बांध के रखते हैं ताकि वो दूसरी चीज़ ना सोच पाएं, और उससे पहले ही वो अपना पैसा या जो भी इनको चाहिए वो उनको प्रदान कर दें। इसलिए वो ये नया है, और उसको लाते डिजिटल अरेस्ट का जो है एंगल, पहले आपको डराएंगे, फिर आपको वो एक वीडियो कॉल पे लाएंगे, चाहे वो स्काइप कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, वीडियो कॉल, ताकि वो आपको दिखे भी एक व्यक्ति वर्दी पहने बैठा, पूरा पुलिस का सेटअप है उसके पीछे, और धमक आएगी आप पे, और आप डरोगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डन जस्ट टू इन्फ्लुएंस योर माइंड, कैप्चर योर माइंड, और आपका पूरा माइंड को बदलना, माइंड को प्रेशर में डालना, ताकि आप, माइंड गेम होता है बेसिकली, एंड उसको माइंड से ही लड़ना पड़ता है जी। एंड दैट इज अवेयरनेस। कोई भी चीज़ आपकी दिमाग से जो खेलती है, तो उसको आपको दिमाग से ही हराना पड़ेगा। उसको कब हराओगे आप, जब आपको बात पता होगा चीज़ों के बारे में, और फिर उन चीज़ों के बारे में पता होना भी पर्याप्त नहीं है, उन चीज़ों को करना और भी जरूरी है जी। बिकॉज आई ऑलवेज से अवेयरनेस इज नोइंग एंड डूइंग। पीपल थिंक नोइंग इज अवेयरनेस, कि हमको पता है तो हम जागरूक हैं, बट अगर आपको पता है तो आप मतलब जानकार हो, उसकी जब आप जानकारी को उपयोग करोगे तब आप जागरूक बनोगे। बिल्कुल ठीक बात। तो लोगों को मालूम तो बहुत चीज़ें होती हैं, बट वो जब समय आता है करते नहीं है। इसीलिए ये सब डिजिटल अरेस्ट इज समथिंग विच इज़ टोटली इलीगल, एंड पीपल शुड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल ऐसा कोई एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये पद्धति कभी अपनाती भी नहीं। मतलब कोई पुलिस अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी आपको वीडियो कॉल पर आपका अपराध नहीं गिनाएगा। ऐसा अपराध, ऐसे पद्धति अपनाती भी नहीं, और ऐसे अपना भी नहीं सकती। देयर इज नो प्रोविजन। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। दिस इज टोटली इलीगल। यस, टोटली इलीगल। तो मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को ये बात आज समझ में आ गई होगी। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस बात को समझे कि आपके पास किसी भी अधिकारी का ऐसे वीडियो कॉल नहीं आएगा। सर, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल व्हाट्सएप पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां बहुत सतर्क हैं उसको लेकर के। इनसे कैसे बचा जाए? क्योंकि मैं देखता हूं कि उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों के नाम होते हैं। आदमी कोई भी इन्फ्लुएंस होता है कि भाई अगर
फलाने ग्रुप से कोई व्यक्ति भी उसमें अगर जुड़ा हुआ उसके ना लोग जो है उसके बहकावे में आ जाते हैं और लोग इन्वेस्ट कर बैठते हैं, पैसा दे बैठते हैं, फिर उसके बाद में रोते हैं। आई नो टेलीग्राम पे भी बहुत चल रहा है, टेलीग्राम पे बहुत व्हाट्सएप पे भी चलता है, टेलीग्राम पे ज़्यादा होता है ये। जी। बट मेरा ये कहना है कि ये अगर इस प्रकार का कोई आपको दिखाया जा रहा है तो इट इज़ एक्चुअली आपको दिखाया जा रहा है, वो होता थोड़ी है, आपके सामने ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है। यू नॉट श्योर कि वो व्यक्ति किसी ग्रुप से जुड़ा भी है कि नहीं है। तो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ ट्रिकिंग योर माइंड अगेन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए फिशिंग अटैक्स होते हैं ये, साइबर क्राइम का मैं एक छोटी सी आपको वो बता दूं तरीका, ताकि आपको क्लियर हो जाए आपके दर्शकों जी। को। साइबर क्राइम जो मैंने देखे, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी। ये कहीं मैंने ये पढ़ने को भी नहीं मिलेगा लोगों को, कोई ऐसी किताब में भी नहीं लिखा, बट ये मेरा अनुभव है। Okay. मैंने जो देखा है साइबर क्राइम दो तरीकों से होता है, दो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। एक कैटेगरी होती है टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम, जिसमें ये अपराधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों पे क्राइम करते हैं। Right. और उसके बहुत प्रकार होते हैं। एक होता है स्किमिंग, जिसमें आप एटीएम में जो स्किमर लगाते हैं और आपका कार्ड रीड करके क्लोन क्लोन कर लेते हैं। जी। यस। स्पूफिंग होता है, कॉल इंटरसेप्शन होता है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेट स्निफिंग, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड राउटर पॉइजनिंग। ऐसे बहुत सारी अपना किसी के डेटाबेस को हैक कर लेना, बैंक्स के एंड कंपनीज के। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम है, एंड ये डायरेक्टली उस व्यक्ति पे नहीं किए जाते। ओके। These are done on corporates, they are done on banks like that, and उससे डेटा लेके इनडायरेक्टली फिर व्यक्तियों को अटैक करते जो सुनते हैं कि सर्वर हैक कर लिया उस सर्वर कंपनी हैक का कर लिया। और बैंक का सर्वर हैक हो Yes, गया आज। आपका इनफैक्ट एयरलाइन तक के सर्वर हैक हो जा रहे हैं। यस Right. आपका वो राउटर्स जो होते हैं, जो एटीएम में राउटर लगे रहते हैं, कई एटीएम मशीन एक राउटर से कनेक्टेड होते हैं, उस राउटर में वायरस डाल देते हैं, तो कई मशीन्स की डेटा उनको मिल जाता है। हिटैची का एक राउटर था विच वाज हैविंग अ बैकडोर, जिससे एक वायरस था उसमें, वो बड़ा फेमस केस है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड साइबर क्राइम है। इसमें कोई अगेन रिसर्च नहीं हुई, बट एज अ अनुभव से मैं बता सकता हूँ, ये करीब 10 से 15% जो टोटल साइबर क्राइम हो रहा है, जी। उससे 10 से 15% इस प्रकार का है, जो लोगों से इनडायरेक्टली पैसा एंड अदर चीज़ें ली जाती हैं। सो दिस इज और उसमें नागरिक का कोई कंट्रोल भी नहीं होता। अगर इसको कंट्रोल करना है तो उस संबंधित बैंक को, संबंधित कॉर्पोरेट को अपने सिस्टम बेटर करने हैं, सुरक्षा बेटर करनी, व्हाटएवर। ये है एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ओके। दूसरा साइबर क्राइम जो होता है उसको मैं बोलता हूँ फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम। ओके। फिशिंग अटैक करके डायरेक्टली उस व्यक्ति को अटैक करना और फिर उनसे प्राप्त करना या तो इन्फॉर्मेशन या फिर पैसा। तो ये फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम जो होते हैं वो बहुत तरीकों से होते हैं। वो फ़ोन से भी हो सकते हैं, वो ईमेल से भी हो सकते हैं, वो एसएमएस से भी हो सकते हैं, वो ऐप से भी हो सकते हैं, वो क्यूआर कोड से भी हो सकते हैं। दे आर डन थ्रू वेरियस वेज, बट होते फिशिंग अटैक्स हैं। यानी कि एक लिंक आपने गलत क्लिक किया, क्लिक किया तो आपको पता नहीं कहाँ उसका अंत होगा। एक गलत फ़ोन कॉल उठाया, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक गलत आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो पता नहीं उसका क्या अंजाम हो सकता है। तो ये फिशिंग बेस्ड अटैक्स जो है ना, वो व्यक्तियों पे डायरेक्टली होते हैं। और फिशिंग मतलब मच्छी पकड़ना, और मछुआरा जो होता है वो एक कांटा डालता है और हजारों मछलियां निकलती हैं, एक पकड़ी जाती है। Right. और उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। तो इनका भी ये फिलॉसफी है that they will attack many people मल्टीपल together. पीपल। few of them will get trapped, all of them will not, and उनका काम बन जाएगा उनको फ्यू को ही ट्रैप करना था। तो ये जो फिशिंग बेस्ड अटैक है ये डायरेक्टली लोगों पे होते हैं, और उनको उनसे बचना इज पैरामाउंट। अगर वो ऐसे फिशिंग अटैक से बचें तब वो साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से बच जाएंगे, जो आई बिलीव 80 to 85% साइबर क्राइम जो हो रहा है इंडिया में एंड वर्ल्ड ओवर प्रोबेबली, उसमें फिशिंग बेस्ड साइबर क्राइम ज़्यादा है। एआई का आप कितना इसमें अहम किरदार आजकल निभा, बहुत खतरनाक है। जैसा मैं समझता हूँ व्यक्तिगत, आफ्टर बीइंग ए जर्नलिस्ट, और मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, और आपके भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कब डॉक्टर वरुण कपूर का कोई चेहरा बना दे, कब शगुन त्यागी का कोई चेहरा बना दे, और किसको कब कोई वीडियो कॉल कर ले, सब कुछ संभव है डॉक्टर साहब। एवरीथिंग। एआई इज टेक्नोलॉजी विच इज़ वो जो बहुत बड़ी बून भी है, बहुत बड़ा फायदा भी है उससे, पर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी है, और नुकसान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जी। एआई टेक्नोलॉजी को, उसके कारण दिस फिशिंग अटैक्स हैव बिकम मोर एफिशिएंट। जैसे आप ही के बच्चे की आवाज़ से आपको सुना देंगे कि वो हमने उसको किडनैप कर लिया, वो आवाज़ तो उसकी आपके बच्चे की होगी, बट वो निकाल कोई और रहा होगा, और उसको वॉइस ओवर करके वो मॉडिफाई करके एआई वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ होता है। यस, तो इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ चैलेंज। बट बेसिकली देखिए, फिशिंग अटैक्स जो होते हैं उससे बचने का जो तरीका मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो मैं आपको भी बता दूं, और लोगों तक पहुंच जाए ये संदेश। इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज देखिए फिशिंग अटैक मैंने आपको बता दिया क्या होता है जी। अब उसको आप पहचानोगे कैसे कि आपको ये जो कॉल phishing आया attack या हुआ, जो आपको व्हाट्सएप आया या आपको जो ईमेल आया वो फिशिंग अटैक है। उसमें तो कोई ऐसा लिखा नहीं होता कहीं भी। तो व्हाट इज़ द वे दैट यू कैन हैव संकेत जिसे बोलते हैं ना, साइंस
तो वो मैं हमेशा ये बताता हूँ लोगों को कि आपको 2 चीज़ों को देखना है। अगर ये 2 फीचर्स उस फ़ोन में हुए, कॉल में या उस ईमेल में हुए, तब आपको सतर्क हो जाना है कि ये फिशिंग Okay. अटैक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ फिशिंग नहीं होती। जी। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोन में अगर कोई ये चीज़ें हैं तो वो ज़रूरी फिशिंग है, नॉट नेसेसरी, जाहिर बात। बट हो सकता है, तो यू शुड बी सतर्क हो जाओ। पहली बात मैं बोलता हूँ, फिशिंग अटैक इज़ बेस्ड ऑन डर पे, डर। ओके। आपको डराएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब डर जाता है तो वो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है। इसको बोलते हैं इरेशनल बिहेवियर, और वो चाहते हैं कि आप बिना सोचे करो। तो इसीलिए वो डराएंगे, या छोटा डर या बड़ा डर, जैसे आपको बोला आपका बच्चा किडनैप हो गया, या आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, दे आर टाइप ऑफ फियर। तो थोड़ा सा फियर हुआ या ज़्यादा फियर हुआ तो व्यक्ति अगर फंस गया उसमें तो फिर बिना सोचे समझे करेगा। ठीक बात। एक तो उसमें वो फीचर होता है। तो अगली बार वो फ़ोन आए, जैसे बीच में एक अटैक हुआ था, वो फ़ोन करते थे, बोलते थे मिस्टर वरुण कपूर बोल रहे हैं, बोलो यस, तो बोलते थे कि आपका गिरफ्तारी वारंट निकला है 30,000 कोर्ट दिल्ली से, एकदम से बोलते हैं। तो आपको लगता है अरे मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, चलो मैं नहीं शायद डरूँ, इतना चिंता नहीं होगी, बट नॉर्मल पर्सन विल गेट शॉक्ड। जैसे क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया, मेरा पूरी, तो यू नो, जस्ट टू शॉक यू, जस्ट टू स्केयर यू, तो उसको फिर आप बिना सोचे समझे करोगे। तो अगली बार ऐसा कोई फीचर आपको दिखे तो उसको तो सतर्क हो जाना है। दूसरा फीचर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, जो होता है लालच। लालच में भी इंसान बिना सोचे समझे करता है। घर बैठे नौकरी लग गई, घर बैठे लॉटरी लग गई, घर बैठे रिश्ते बना देते हैं, कि किसी ने गिफ्ट भेजा आपको अमेरिका से, यस, उसका कस्टम क्लियरेंस ड्यूटी पे करनी है आपको, अवार्ड मिल गया आपको, रिकग्निशन मिल गई। मेरे को भी आते हैं ईमेल कि आपका काम बहुत अच्छा है, हम यूएस की संस्था है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हम हैं आपको नहीं, आपको अवार्ड देना चाहते हैं, आपको अवार्ड देना चाहते हैं। यू नो द फेमस बिल्कुल केस ठीक ऑफ बात। एंकर ही थी वो, उनका निधि राजदान नाम, निधि राजधानी, यू नो दैट केस, उसको उनको स्कॉलरशिप डॉक्टरेट की उपाधि और स्कॉलरशिप का कुछ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्पूफ ईमेल था, इट वाज बेसिकली स्पूफ ईमेल, एंड शी गॉट ट्रैप्ड एंड शी इवन resigned from a job, Yes. and ultimately she found out that it was all hoax. तो it is लालच and it is डर। ये 2 चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो थोड़ा सतर्क होइए। और फिर क्या करना है वो भी मैं लोगों को बताता हूँ कि 2 स्टेज प्रोटोकॉल मैंने बनाया है। अगर आप ये कर सकते हो, हर बार कर सकते हो, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, बट यू हैव टू डू इट एवरी टाइम। ये भी हमेशा बोलता हूँ मैं, सिक्योरिटी इज़ अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस। राइट। आदत बनाइए उसको, चॉइस। जैसे आप घर से बाहर जाते हो हर बार ताला लगाते हो, बिल्कुल ठीक बट बात। वर्चुअल दुनिया में कभी कभी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो ये कौन सी सिक्योरिटी, जीरो सिक्योरिटी है। तो हर बार करना है। तो वो 2 चीज़ें जो मैं देखा है कि वो सबसे कारगर हो सकती हैं, वो करना पर हर बार है। पहला प्रोटोकॉल है वर्चुअल दुनिया में, मतलब साइबर दुनिया में, अनजान से संपर्क मत रखना। राइट। अनजान फ़ोन कॉल है, आपने उठा लिया तो कोई जानकारी नहीं देना। वो आपको डराएंगे, वो आपको लालच देंगे, अपनी तरफ से जानकारी नहीं देना। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना। अनजान SMS आए तो कोई लिंक नहीं दबाना। अनजान ईमेल आए तो कोई अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करना। ऐसे करके अनजान है तो डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट। Every unknown is not a criminal. I'm not saying that. But even if one is a criminal, you are going to suffer a lot. Those 99 normal will not give you that much benefit. Right. तो एक उसका हैबिट बनाओ, अनजान से संपर्क मत रखो। दूसरा है, जाना पहचाना भी लगे तो उसको वेरीफाई करो, बिकॉज वर्चुअल दुनिया है, आपको कुछ भी दिखाया सुनाया जा सकता है। आपकी डीपी लगा करके फेसबुक अकाउंट बना लिया और आपको लगा कि ये मेरा दोस्त है। वही मैं बोल रहा था, फेक प्रोफाइल का जो बहुत बड़ा, वो भी एक फिशिंग अटैक होता है। राइट। तो मेरे फेक प्रोफाइल तो रोज बनते हैं, सभी आपके भी बनते होंगे। बिल्कुल ठीक बात। फोटो आपकी है, नाम आपका है, बट वो आप थोड़ी हो। तो ऐसे अगर लोग पहचान दिखा करे ये तो उनका है, चलो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, फिर वो बढ़ता है, फिर वो क्राइम करते हैं, फिर वो पेटीएम से पैसे मांगता है, पैसे मांगेंगे कि जरा मैं किसी परेशानी में फंस गया हूं, इस नंबर पे जरा पेटीएम कर दो, या पुराना सामान हम बेचना चाहते हैं। कई तरीके हैं, बहुत सारे। एक बार फंसाना है आपको सिर्फ। तो इसलिए उसको अगर दिखे कि मिस्टर शगुन त्यागी का है ये, तो आपको वो जानता नहीं है तो ही शुड रिजेक्ट इट। आप अननोन हो। अगर आपको जानते हैं तब फिर आपको उनको संपर्क एक बार करना पड़ेगा कि आपने भेजा है, वेरीफाई करना, क्रॉस वेरिफिकेशन इज मोस्ट। अगर आप बोलो कि हाँ मैंने भेजा है तो यू डू व्हाट यू वांट, बट अगर आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं भेजा तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप बच गए, वो फेक प्रोफाइल थी। तो ये 2 स्टेज प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करो डिलीजेंटली, मींस एवरी टाइम, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन, एंड इवन इफ इट अपीयर्स नोन, यू हैव टू वेरीफाई इट। ये अब these things will come slowly, but you have to make it part of your ये system. करना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत बदल गई है दुनिया। मैं तो विशेषकर आपसे सर ये कहूँगा कि मतलब आजकल का यूथ ले लीजिए या कॉमन लोग ले लीजिए, जहाँ जाते हैं सेल्फी खींची, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस तो मुझे लगता है लोग ही दे रहे हैं। Yes, इसका भी फायदा उठाते हैं। करेक्ट। इट इज़, देखिए मैं ये भी बोलता हूँ, साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्राइम है। राइट।
इसका सोर्स है, इसका जो आधार है वो है सूचना, इन्फॉर्मेशन। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हाथ में पहुंच जाएगी, उतने आराम से हम पे साइबर क्राइम हो जाएगा। दिस इज फैक्ट। इट्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्राइम। बट ये इन्फॉर्मेशन अपराधियों को देता कौन है? हम ही देते हैं। आप जैसे बोला आपने, हम ही देते हैं ज़्यादातर, हम ही देते सारी नहीं बट मोस्टली हम देते हैं। 24 घंटे फ़ोन पे कुछ भी बात करते रहते हैं, कुछ भी लाइक शेयर फॉरवर्ड पोस्ट करते रहते हैं। अपनी गाड़ी के साथ फोटो डाल दिया, उसमें आपकी गाड़ी का नंबर विजिबल नंबर आ गया, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई। हम घूमने गए हैं, हम 4 दिन कश्मीर गए हैं, वो भी पता चल गया, 4 दिन का घर खाली है। तो देयर सो मेनी थिंग्स दैट हम ही करते हैं, और फिर वो आधार बनता है हमारे ऊपर अटैक का। एंड फिर हमारा बचना नामुमकिन होता है, बिकॉज हमारी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो अगर हम ही उस स्रोत है इन्फॉर्मेशन के, तो कौन रोक सकता है उस इन्फॉर्मेशन को? हम ही रोक सकते हैं। दैट इज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा। आपकी सूचना आपको ही सुरक्षित रखना है। तो मैं हमेशा जब जाता हूँ कॉलेज में, तो पूरी दुनिया में, आई हैव गॉन टू 8 कंट्रीज ऑल्सो इन द वर्ल्ड, तो उनको जाके मैं यही बोलता हूँ, अगर मैं ऐसे आपसे आज बोलूँ कि आप व्हाट्सएप मत करना आज से, है ना, इंस्टाग्राम छोड़ दो, तो अगर आप मेरी बात मान लो और ऐसा करने लगो, तब तो अच्छा बात है। जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है वो तो प्लग हो जाएगा, बट ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये सुरक्षा का सुझाव है भी नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों से, आप जरूर करो, बट ध्यान से करो। कितना शेयर करना, कब शेयर करना, किसके साथ शेयर करना कि भी नहीं करना, अपनी इन्फॉर्मेशन ये कौन डिसाइड करेगा? या आप डिसाइड करोगे? तो आप कुछ तो डिसाइड करो और उसको लागू करो बिना सोचे समझे। मतलब जैसे अगर मैंने आज से एक निर्णय ले लिया आपने कि आज से अनजान का फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो सपोज आपने उसको हर बार किया, तो आपने बेसिकली क्या किया? आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अनजान तक पहुँचने से रोक ली। आपने कुछ तो किया। तो यू हैव टू डू समथिंग। लाइक आई टेल यू अ केस, बेंगलोर में एक डॉक्टर है, शी कॉल्ड मी अ फ्यू डेज बैक। वहाँ की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, नंबर 1। ओके। बेंगलोर शहर की नंबर 1 मीन्स शी मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को मदद करिए। तो मैंने व्हाट हैपन? तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है हु स्टडीज इन सेकेंड ईयर मेडिकल, शी इज ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट। तो उस बच्ची ने अपनी एक प्राइवेट फोटो एक वर्चुअल फ्रेंड के साथ शेयर करी। प्राइवेट भी नहीं थी, इट वॉज अ पर्सनल फोटो। इट वॉज नॉट ऑब्सीन फोटो, इट वॉज अ पर्सनल फोटो होती है। और वर्चुअल फ्रेंड एक और नया नाम आ गया, कभी देखे नहीं, कभी मिले नहीं, बट फ्रेंड वर्चुअल, एंड समटाइम्स बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, जिसको कभी मिला ही नहीं आपको। तो ऐसे किसी के साथ इस बच्ची ने फोटो शेयर करी, एंड उस एक फोटो के आधार पे उस आदमी ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। एंड द मदर इज नाउ टेलिंग मी दैट प्लीज सर टेल अस अ वे दैट वी कैन रिमूव दिस फोटो फ्रॉम द इंटरनेट। आई टोल्ड हर मैम दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड कि आपने फाड़ के फेंक दिया तो खत्म, ये सबूत को जला दिया तो फिनिश्ड। ये रियल वर्ल्ड नहीं है, वर्चुअल है। एक बार आ गई तो आ गई। अब आपको बेस्ट मैनेज कैसे करना है आप वही कर सकते हो। पर मेरा ये कहना है, फोटो शेयर किसने करी? उस लड़की ने खुद की। अगर थोड़ी अलर्ट और अवेयर रहती, नहीं करती, तो शायद नहीं फंसती। तो करना आप ही को है, मतलब यू नो। उसके लिए पुलिस पीसीआर आपके घर के बाहर तैनात नहीं कर सकती, जैसा आपने शुरू में कहा। आपका है, आप ही के हाथ में, आपके हाथ, सुरक्षा आपकी। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल अरेस्ट की बात मन की बात अभी, हालांकि 27 अक्टूबर को बीते हुए बहुत ज़्यादा दिन हुआ। 4 नवंबर में हम लोग बैठे हैं, दिवाली का वीक था। ये सवाल पूछना बहुत जल्दबाजी है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद क्या देश की पुलिस पूरे पुलिस महकमे पर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब देश के पीएम डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की बात स्वयं अपने मुंह से मन की बात में करते हैं? इट इज़ सच अ बिग इशू। इतना बड़ा वो खतरा बन गया है, माननीय प्रधानमंत्री को भी इसको बोलना पड़ा। तो इसको हमारे को तो गंभीरता से लेना ही है पुलिस को, और उनको अपने सिस्टम्स को गियर अप करना ही है, और कर ही रहे हैं कि इससे कैसे डील करना। बट लोगों को भी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप तो हालांकि अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जी, आप जैसे बड़े ऑफिसर तो अपनी जिम्मेदारी आउट ऑफ द वे जाकर निभा रहे हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा पल्स पोलियो अभियान की तरह इसका एक अभियान चलना चाहिए, घर घर जाकर लोगों को अवेयर करना पड़ेगा? क्योंकि मैं समझता हूं कि ग्राउंड तक नहीं चीज़ें पहुंच पा रही। मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ करके, हो सकता है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन लोग इसको देख लें, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बहुत बड़े लेवल पर चलाने की ज़रूरत है? देयर हैज़ टू बी। वो तो क्या है कि मैंने जैसे मेरे भी, क्योंकि मैं एक मेटिकुलस रिकॉर्ड रखता हूँ, ब्लैक रिबन इनिशिएटिव का मेरे 720 वर्कशॉप्स हो चुके हैं, एंड एज आई सेड 6 कंट्रीज में सब जगह हो चुके हैं। तो मेरे पास रिकॉर्ड एक नाम है। तो आई हैव पीपल, मतलब 5.5 लाख से 6 लाख लोगों को मैंने डायरेक्टली संबोधित किया। बट वो भी एज यू से ड्रॉप इन दी ओशन। ऐसे और भी लोग होंगे जो कर रहे हैं, बट वो अगेन ड्रॉप इन दी ओशन। 140 करोड़। तो संदेश कहाँ तक और कैसे पहुँचाना,
ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे विचार में इसका एक सोल्यूशन जो मेरे को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है जी। वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को एज अ करिकुलम का पार्ट उसको पढ़ाना चाहिए फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड प्रॉबेबली, ताकि वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड व्हेन दे बिकम बड़े जब होंगे अडल्ट होंगे या आएंगे तो उनको अपने आप ही वो सिस्टम उनका चेंज हो गया होगा। तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। उसको तो स्टार्ट करना बहुत जरूरी है एंड आई एम श्योर उसके ऊपर विचार हो रहा है। एंड CBSE के पहले भी मेरी बात हुई थी आई थिंक 2-3 साल पहले, वहाँ पे जो उनके चेयरमैन थे जी, वो करेंगे, जरूर करेंगे, बट दैट इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज अवेयरनेस, घर घर तक पहुंचाओ। बट एक्चुअली क्या मैंने देखा है कि लोगों को जानने के बाद भी हो जाता है। मतलब उनको मेरे सेशन अटेंड करते हैं, कई लोग बाद में मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं सर मैं तो था और ये हो गया। मतलब यार तुम वहीं बैठे थे फिर भी हो गया। तो अवेयरनेस इज द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बट इट शुड बी डन। बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन, उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज वो फिर सिटीजन हमको बनाने हैं अच्छे नागरिक। तो वी विल मेक गुड सिटीजन्स एंड वी विल मेक गुड नेटिजन्स आल्सो, सो दैट दे आर सिक्योर देमसेल्व्स एंड दे डोंट, देयर आर मेनी केसेस इन विच पीपल आर बिकमिंग ऑफेंडर्स बाय मिस्टेक। राइट, साइबर दुनिया में सिर्फ आप शिकार नहीं बन रहे अपराध का, बहुत केसेस मैंने देखे हैं जो लोगों को जानकारी कम होती है, कानून की जानकारी भी नहीं होती, तो वो ऐसी चीजें कर देते हैं कि खुद भी अपराधी बन जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमको लोगों को बचाना है, अच्छे नेटिजन्स बनाने हैं, सिर्फ सिटीजन्स नहीं बनाने, अच्छे नेटिजन्स भी बनाने हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे। 10,000 रुपये का स्कैम हो गया किसी के साथ, 20,000 रुपये का स्कैम हो गया किसी के साथ, इसके लिए क्या कोई निर्धारित ऐसा नियम है कि इतनी अमाउंट का ही अगर आपके साथ अपराध होगा तभी आपकी FIR दर्ज होगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले जहाँ तक मैं अखबार में पढ़ता हूँ, और अलग अलग राज्यों के, नॉट स्पेसिफिकली अ स्टेट, इट्स अबाउट द कंट्री, अलग अलग राज्यों में प्रतिदिन इनकी तादाद में, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, कभी नहीं करती है, कभी बैंक भेजती है, कभी जो आपका पेमेंट गेटवे वाले होते हैं उनसे बात करने के लिए कहती है। कहीं ना कहीं लोगों को इधर उधर टहला दिया जाता है। ऐसे में क्या पुलिस का कोई ऐसी कानून व्यवस्था, अब जाहिर सी बात है एक सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट बनाई है कि आप इस पर दर्ज कर दीजिए, आपके MP में भी एक नंबर दिया गया है कि आप इन 2 नंबर्स पर करिए। इंदौर के लिए स्पेसिफिकली एक नंबर दिया गया है, मैंने जो पढ़ा है। लेकिन क्या वो नंबर से वाकई में लोगों की मदद हो पाती है? आफ्टर बीइंग अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल ऑफ MP, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली होती है, व्हाई नॉट, बिकॉज इट इज वे आपकी रिपोर्ट जो आपके साथ हुआ है वो आप घर बैठे भी दर्ज करा सकते हो। थाना एंड पुलिस स्टेशन एंड साइबर सेल फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यस, ऑफ कोर्स होती है। यू कैन रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑल्सो, नॉट नेसेसरी क्राइम, बट जो आपके ऊपर अटैक्स हो चुके हैं, प्रयास हो चुके हैं, वो नंबर्स एंड ऑल यू कैन रिपोर्ट। www.cybercrime.gov.in तो है ही। एक और DOT ने भी एक जारी किया है, sanchar-sathi.gov.in, जिसमें आप सस्पिशियस नंबर्स को आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर पीपल जिनको पे अटैक का प्रयास हुआ है या फिर जिनके ऊपर क्राइम हुआ है, तो वो अपने घर से ही उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो अल्टीमेटली राउट होके आपके थाने में ही पहुंचती है, जिस थाने के आप निवासी हो, बेसिकली फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस एंड देन इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस आल्सो डज इट्स बेस्ट टू रजिस्टर केसेस एंड रिकवरी के सर कुछ डेटाज हैं आपके पास? क्या MP में रिकवरीज हुई हैं? At present, I am not posted in the cyber cell. Yeah, right. I don't have access to that information. Neither have I collected it. But yes, recoveries तो होती हैं. But उसका क्या स्केल है, I don't know. क्योंकि लोगों को मैं समझता हूँ कि ये मिथ बना हुआ है कि रिकवरी हो नहीं पाती है। ऐसे में रिकवरी होती है इस बिकॉज इसमें ट्रांस बॉर्डर भी होता है इसमें कि समटाइम्स, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन में गया था, डॉक्टर्स का फंक्शन था, इसमें उन्होंने सम म्यूजिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स। तो बिकॉज आई हैड गॉन देयर, दे सेड कि जरा आप आए हो तो आप लोगों को कुछ संदेश भी दे दो। तो मैं अपनी बात बता रहा था, तो एक व्यक्ति ने, जो श्रोता थे, उन्होंने अपना हाथ खड़ा करके बोला कि सर ये आप बड़े मेरे साथ हो गया। तो मैंने क्या हुआ, तो उन्होंने ये सेम थिंग, डिजिटल अरेस्ट वाला था, आपके पार्सल में ड्रग्स निकले हैं टाइप्स। तो देन ही टोल्ड मी दैट सर मैंने पता नहीं क्या हो गया मेरे को, कैसे उन्होंने मेरा दिमाग को ऐसा कर लिया कैप्चर, तो मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिए। अरे बाप रे। तो मैंने व्हाट डिड यू से? अच्छा, सम्स आर आल्सो क्वाइट बिग, है ना। पहले चोरी एंड लूट एंड डकैती जो होती थी रियल वर्ल्ड में, तो अगर कोई भी ऐसी डकैती हो जाए या चोरी हो जाए या लूट हो जाए जो 50 लाख है, इतना बड़ा फिगर होता था, तो ऑल ऑफ हमें, बिकॉज हम SP थे तब एंड ऑल, DIG, पूरा जिला हिल जाता था, सारा जिले में ना सनसनी फैल जाती थी और सब लोग लग जाते थे उसको सॉल्व करने में। आजकल इतने बड़े बड़े फिगर्स पता चल रहे हैं, 35 लाख चले गए, किसी का 55 लाख चले गए, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इट्स अमेजिंग।
तो मैं गया था अभी एक कॉन्फ्रेंस में इन भोपाल। हमारे वहाँ पे सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो, भोपाल में है। तो वहाँ पे एक सिम्पोजियम था फॉर ट्रेनिंग हेड्स ऑफ ऑल ओवर इन इंडिया, पुलिस ट्रेनिंग हेड्स। तो उसमें मेरा एक टॉक था। तो टॉक के बाद एक मेरे को अधिकारी मिले, ही वॉज फ्रॉम बेंगलोर। तो वो बता रहे थे मेरे को कि पहले वो शायद एक डीसीपी थे बेंगलोर सिटी में। तो उनने बताया कि सर जब मैं डीसीपी था तो एक थाना मेरे एरिया में आता था, उस थाने को बोलते हैं वाइट फील्ड। वाइट फील्ड थाना ऑफ बेंगलोर इज वेयर ऑल दी IT कंपनीज आर सिचुएटेड। 2400 IT कंपनीज आर देयर, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। एंड ही सेज कि वाइट फील्ड थाने में एक दिन में एवरेज रिपोर्ट ऑफ साइबर क्राइम इज 2 crore rupees in one, and they are all IT professionals who are staying there mostly, है ना, बिकॉज वहाँ पे 2400 तो IT कंपनीज हैं। तो दिस इज द चैलेंज दैट इज इन फ्रंट ऑफ पीपल। मतलब IT कंपनी वालों का ये हाल है। He told me that there was one, that's his information, because he must be. So he was telling me that there was one vice president of Infosys, he lost 1.5 crores in the cyber crime. तो it has become a menace all over the world, और उसको टैकल करने का तरीका अवेयरनेस ही होना है, लोगों को अवेयर होकर बचना है। दैट्स द बेस्ट वे। उसके बाद ऑफकोर्स क्राइम हो गया तो आपको उसका दर्ज करा के उसको सुलझाना है। बट जैसे मैं डॉक्टर वाला जो बता रहा था, तो उनसे 1.5 करोड़ रुपए ले लिए, 2 करोड़ रुपए। ही सेड पुलिस डिड अ लॉट ऑफ, बहुत काम किया साइबर सेल के साथ। तो 7 लेयर्स से वो कॉल, इट वाज अ व्हाट्सएप कॉल जिससे किया था। तो व्हाट्सएप कॉल उन्होंने 7 लेयर से बाउंस किया था कॉल, और फिर इनके पास पहुंचा था। तो वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके वो 7 लेयर्स भी क्रैक किए। बट द ओरिजिनल वाईफाई तक पहुंच गए, वो जहाँ से वो जनरेट हुआ था कॉल, बेस IP जिसको बोलते हैं, जहाँ वो वाईफाई था, वो जहाँ से वो जनरेट हुआ था, दैट कॉल, दैट वाईफाई वाज रजिस्टर्ड इन अफगानिस्तान। तो एज यू सेड ना, रिकवरी, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ क्रॉस बॉर्डर, इट इज देन बिकम्स वेरी और भी चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आप उनके एमलेट्स देखो, फिर आप कोर्ट से समन्स, इट्स हरक्यूलियन टास्क। फिर क्या, तो वो भी एक एंगल है रिकवरीज नहीं होने का, बिकॉज सम ऑफ देम आर राउटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। तो उसको फिर अल्टीमेटली आप ट्रैक भी कर लो, ट्रेस भी कर लो, बट रिकवरी करना एंड अरेस्ट करना बिकम्स वेरी बिग चैलेंज अगेन। बॉलीवुड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जामताड़ा जैसी सीरियल बनाया, वेब सीरीज बनाई, उसके बाद में अरेस्ट नाम की कभी वेब सीरीज आई है। और मुझे लगता है कि तरीके बदल रहे हैं जी। जामताड़ा में मोबाइल फोन करके आपको कॉल करके आपका OTP मांगा जाता था, और आपको कहा जाता था कि आपका ये पैसा, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, उस तरीके का। अब क्या है कि अब जैसे आपने बताया कि कस्टम का फ़ोन आ गया, आपका पार्सल में ड्रग्स निकल गई, किसी पुलिस वाले का फ़ोन आ गया, पीछे क्रोमा बैकग्राउंड, बेसिकली हम उसको क्रोमा बैकग्राउंड बोलते हैं, ग्रीन कलर का पर्दा, उस पर आप कुछ भी लगा लीजिए, आप उस पर कश्मीर पहुँच जाइए, आप उस पर पाकिस्तान पहुँच जाइए, पुलिस वाले बन जाइए, तो उसका यूज़ होता है। अब आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड की ये जो इस तरीके का प्रयास है, ये ठीक है, काफ़ी नहीं है, मैं समझता हूँ। मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि आप ऐसा कोई ड्राइव क्या, अब जैसे ED भी इन्वॉल्व है अभी, मैंने अभी खबर पढ़ी कि 4 दिन पहले जो ये शेयर मार्केट वाला हुआ है, उस पर ED इन्वॉल्व हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी एक्टिवेट हुआ। तो आपके मध्य प्रदेश में आपने अपनी सरकार को, अपनी पुलिस को इसके लिए कितना सजग, अभी मैं लोगों की बात कर रहा था बेसिकली, आप लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, पुलिस के लिए आपका क्या इनिशिएटिव रहा बेसिकली? मैंने आपको बताया ना, ट्रेनिंग was what I did. I am not posted in that place. पहले भी posted नहीं था मैं, तो exactly उनके अंतर इनसाइड क्या उनका एक्टिविटीज़ हैं, what they are planning, that I will not be able to tell. But एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पुलिस को ट्रेन, रीट्रेन एंड अनट्रेन एंड रीट्रेन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रेनिंग, बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ भी 3 महीने होती है, ऐसा बोलते हैं साइबर क्राइम, शेल्फ लाइफ 3 months, 3 महीने में बदल जाता है, 3 महीने में पूरा पद्धति बदल जाती है। तो ऐसे क्राइम को डील करने के लिए आपका माइंडसेट भी बहुत जल्दी बदलना चाहिए पुलिसिंग में। तो वो सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग डन, हम भी करते हैं, दूसरे मतलब बाकी जगह भी होती हैं। तो पुलिस को ट्रेन करके इक्विप करना, उनको प्रॉपर लैब्स एंड ऑल हम दे रहे हैं, उधर साइबर सेल में है, द स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारे पास सारे वो टूल्स हैं रिकवरी के एंड ऑल दैट। तो वो तो है, बट बाकी क्या है उनका अंदर प्लानिंग, दैट दे विल बी एबल टू टेल बेटर हु इज हेडिंग दैट। सर 5,000 रुपए की अगर किसी के साथ ठगी हो जाती है, बेचारा वो रिपोर्ट भी नहीं करता। जहाँ तक मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो हमारे पास भी दुनिया भर के लोग फ़ोन करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हम क्या करते हैं, दिल्ली में DCP जो हमारे साइबर क्राइम, उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर लेते, साहब देख लीजिए इसका कुछ, लेकिन कुछ हो नहीं पाता।
ऐसे में लोग क्या करें जो बेचारे 5,000 10,000, आपने बताया 1.5 करोड़ रुपए के जब IITians के साथ में और IIT कंपनी चलाने वालों के साथ में फ्रॉड हो जा रहे हैं, तो ये बेचारे 5,000 10,000 वाले कहाँ जाएं? इनके लिए बेचारों के लिए क्या कोई रास्ता, जानकारी, अवेयरनेस, ये तो सब ठीक है सर, हाँ, लेकिन उनके रास्ता तो देखिए, रास्ते तो कानूनी रास्ता इज वन रास्ता, अदर इज आपको आपका पैसे का रिकवरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो हमेशा जरूरी होता है कि जो पोर्टल होता है, जो पेमेंट गेटवे गेटवे होता है, है, पेमेंट गेटवे, उसमें हमेशा वो जो पैसा आपके अकाउंट से मूव करता है, तो वो उस पेमेंट गेटवे में 72 घंटे, 48 से 72 घंटे तक रहता है। ओके, फिजिकली वो दूसरे के अकाउंट में शो होता है, हाँ। बट मूवमेंट इज ओनली आफ्टर 48 to 72 आवर्स। ओके, दैट इज फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी। बट इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं करोड़ों में, तो वो रिकंसिलिएशन करने के लिए उतना समय तक वो पैसा रहता है। ओके, तो उस अवधि में अगर आप उस गेटवे में शिकायत कर दीजिए कि मैंने नहीं किया है, जैसे एक आपके पास SMS आता है हमेशा कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, If you've not done, have please. done it, Yes. then call this number, or they have given you a website, तो you go there, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, वो आपको करना चाहिए। उधर जाइए, रिपोर्ट करिए मैंने नहीं किया, वो फिर IP एड्रेसेस एंड ऑल देख के अगर वो आ जाता है कि ठीक है आपने नहीं किया है, तो आपका पैसा रिवर्ट हो जाता है। इट टेक्स 3-4 months, बट इट कम्स बैक। तो दैट इज वन थिंग यू शुड डू फर्स्टली, एंड देन यू शुड गो टू पुलिस और द बैंक। दैट इज द नेक्स्ट स्टेज के पकड़वाना अपराधियों को, आरोपियों को। तो ये 2-3 चीज़ें करके लोग अपना पैसा रिकवर करने का प्रयास कर सकते हैं। बड़े बड़े जो फ्रॉड्स होते हैं विद बिग अमाउंट्स एंड ऑल दैट, उसमें फिर जरूरी है कि आपको सीधे पुलिस के पास भी जाना है। यू कांट ओनली से कीप डूइंग द गेटवे वाला चीज। तो आप जो बोले ना, छोटे जिनका पैसा जा रहा है 5,000 10,000 20,000, दे शुड फर्स्ट ट्राई दिस, दे शुड डेफिनेटली रिपोर्ट टू दैट पोर्टल, दैट गेटवे, और फिर आप कानूनी कार्रवाई भी करिए। कानूनी कार्रवाई पुलिस इज ड्यूटी बाउंड कि अकॉर्डिंग टू द लॉ टू रजिस्टर एवरी केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको रिपोर्ट होता है तो आपको उसकी दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। So that is your part of your legal duty. So that they have to do. बिल्कुल They ठीक should बात। do and they are doing. So that's my opinion. मेरी अभी जानकारी में एक छोटा सा केस आया, मैं आपको सर बताता हूँ, आप सुनेंगे और आप मुझे लगता है कि अपने वर्कशॉप्स में उसको का जिक्र भी करेंगे। जी। मेरे एक जानकार के ने कुछ अमेजोन या किसी ऐसी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, मैं नाम लूंगा बकायदा, फ्लिपकार्ट से 500 रुपये का एक सूट ऑर्डर किया। घर पे डिलीवर होने से पहले फ्लिपकार्ट के ही एक एजेंट का फ़ोन आता है कि आपका सूट जो है, जो आपने ऑर्डर किया था, वो उसकी पेमेंट नहीं हो पाई है, वो पेमेंट कैंसिल होगी, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, आप दोबारा पेमेंट कर कैसे करिए? हाँ। उसने QR कोड भेजा कि आपको इस पे करना है, उन्होंने उस पर 500 रुपया QR कोड कर दिया और पेमेंट कर दी। बोलता है ये भी फंस गया, ये भी नहीं आया, अब आपको इस पर GST और लग गया। सीधे साधे सच्चे व्यक्ति थे, उन्होंने 500 रुपये उसको GST लगा करके 1,000 रुपये उसने और ले ली। इस तरीके से उसने बार बार ये कह के कि कैंसिल हो गया, नहीं आया, 20,000 रुपये ले लिए। अब 20,000 रुपये लेने के बाद सर जी, उसका फोन आता है कि ये जो पैसा था ना, ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में चला गया। अब अगर आपको ये पैसा वापस चाहिए और आपको बचना है मुकदमे से, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी में चला गया, तो अब आपको 40,000 रुपये और देने हैं। अब वो बच्चा बेचारा डर गया, उसने अपने दोस्तों से, अपने यार दोस्तों से, स्कूल का बच्चा था, फर्स्ट ईयर का बच्चा, उसने और पैसे लिए और उसको 40,000 रुपये ट्रांसफर किए। तो वो पहले तो 20,000 गए और वो 40,000 फिर चले गए। बाकायदा फ्लिपकार्ट का ID कार्ड भेजा उसने, अपना आधार कार्ड भेजा उसने, अपना पैन कार्ड भेजा, विच इज वेरीफाइड है। पैन कार्ड भी एग्जिस्ट करता है, आधार कार्ड भी एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बट पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती सर। नहीं, बट आई डोंट नो द पर्टिकुलर केस में। मैं तो आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, और ये अदर स्टेट का है बेसिकली। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, तो आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, बट मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ऐसे भी केसेस हो रहे हैं, मस्ट बी देयर ऑल टाइप ऑफ केसेस, बट एज आई सेड, वो पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कानून। अकॉर्डिंग टू द कानून में लिखा है कि अगर कहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट होती है तो फर्स्ट थिंग इज FIR करके आपको उसको दर्ज करना, इन्वेस्टिगेट इट। अगर ड्यूटी रिपोर्ट है तो कार्रवाई अगेंस्ट जो रिपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो चलिए, अब मैं साइबर क्राइम के विषय से हट के थोड़ा सा जी, अब IPS वरुण कपूर जी पर आता हूँ। IPS वरुण कपूर जी की जर्नी, पहली बात तो एक IPS ऑफिसर का एक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे वो IPS की पढ़ाई करते हैं, कैसे वो IPS लबासना इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद में कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होती है, सर थोड़ी सी जर्नी मुझे बताइए। ओके, देखिए पहली बात तो होती है और ये स्पेशली फॉर यूथ है सर, जो आपका यूथ व्यूअरशिप है ना, वो मोटिवेट होना चाहिए।
देखिए बहुत लोग बनना चाहते हैं। हाँ। आज की तारीख में तो मेरे को तो इतने लोग संपर्क करते हैं कि आप जैसे हमको भी आईपीएस बनना है, ये बताइए। तो मैं जितनी भी गाइडेंस दे सकता हूँ मैं देता रहता हूँ। पीपल इट इज़ अ लोगों के लिए बहुत बड़ा वो बन गया मोटिवेशनल एग्ज़ाम। जी सर। बट मेरा ये कहना है कि पहली बात तो होती है आपके जॉइन करने का कारण क्या है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट रीजंस। किसी का कोई कारण होता है, किसी का होता है कि हमको वर्दी अच्छी लगती है, किसी का कारण होता है कि हमें प्रीमियर सर्विस में लेना है, किसी को है कि हमारे को अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए करना है। देयर सो मेनी थिंग्स। तो मेरा कारण जो था मैं बता सकता हूँ, मेरे फादर आईएएस अफसर थे। राइट। तो मैं कभी आईएएस से आईपीएस मैं देना आना नहीं चाहता था, मैंने विचार नहीं किया था। तो आई डिड माई एनआईटी त्रिची से मैंने इंजीनियरिंग करी। त्रिची से जी। उसके उस समय आरईसी बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं उधर से मैंने करी और उसके बाद मैं विदेश जाने वाला था पढ़ाई करने के लिए। मेरी माँ का, मैं एक ही बेटा हूँ तो उनको बड़ा ये था कि तुम चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो वो मेरे को बोलती तुम मत जाओ ऐसे करके बोलती रहती थी मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मेरे को रहना नहीं है ज़िंदगी भर, मैं क्या नौकरी करूँगा। और दूसरा विदेश में आप नहीं जाने दे रही तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ये एग्ज़ाम दे दो। मैंने अपने पिताजी को देखा था एज अ आईएएस ऑफिसर। ही वाज रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी एक्चुअली एनीवे। Right. तो मेरे को व्हाट योर फादर डज, तो आई वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद इट, बट आई डिडंट वांट टू डू इट। तो पर जब माँ ने बोला कि एक बार दे दो तो मैंने बोला चलो दे देते। माँ का दिल रखने के लिए मैंने दिया कि माँ को ना लगे बाद में कि मेरी बात नहीं मानी। तो इसलिए मैंने एक साल अपना विदेश में, मेरे को एडमिशन्स भी हो गए थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस में हुए थे। मेरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था, कॉर्नेल में हो गया था, गुड यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने एक साल डिफ़र किया उसको एंड देन आई थॉट कि फॉर माई मदर्स सेक आई शुड गिव इट वंस। तो आई गेव इट एज अ जस्ट फॉर हर। तो आई केम इनटू आईपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आई मिस्ड आईएएस पे 1 मार्क। तो मेरे को याद है मेरा एम तो आईएएस था। तो फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन किया, मेरे को एमपी कार्डर मिला, मैंने फिर दिया एग्जाम। तो फिर मैं आईपीएस में ही आया सेकंड टाइम। Okay. ही देयर आर सम रीजंस, बाय 121 रैंक थी मेरी सेकंड टाइम। तो फिर मैंने, क्योंकि एमपी मिल गया था, मेरे पिता यहीं थे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो दिस इज हाउ आई लैंडेड अप Okay. इन दिस सर्विस। इट वाज नथिंग डिजाइंड, इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज नॉट इवन ऐसा मेरी इच्छा भी नहीं थी, बट मैं बाई चांस आ गया। और वो भी पुलिस में तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी Okay. कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, बट बन गया। तो दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड द जर्नी। उसके बाद देन वी डू आवर बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स जिसे बोलते हैं, वो मैंने मसूरी में किया, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। 3 महीने वहाँ के बाद फिर हम अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन में, कई सर्विसेज के लोग वहाँ पे आते हैं। अब तो ये फाउंडेशन कोर्स दूसरी संस्थाओं में भी होने लग गया। Okay. हमारे समय सिर्फ मसूरी में होता था लवासना। एंड हैदराबाद में होता था, बट अब वो कई संस्थाओं में होता है। तो देन यू गो टू योर इंडिविजुअल एकेडमीज। तो फिर वी वेंट टू नेशनल पुलिस एकेडमी विच इज़ इन हैदराबाद। तो वो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, मतलब वी आर नॉट यूज टू इट। हमको मतलब इंजीनियर हो, फिर मैं काम करता था रिलायंस में, तो आप अलग, दो आई ऑलवेज स्पोर्ट्समैन, तो फिट तो मैं था, बट फिर भी बहुत टफ ट्रेनिंग है। 4 बजे सुबह उठो और रात को हमको 10-11 बजे तक वो लोग काम पे लगाए रखते थे कुछ ना कुछ, और फिर आप सो 12 बजे, फिर अब 2-3 घंटे सो, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। इट इज़ वेरी टफ टाइम। 9 months वी स्पेंड देयर एज अ बेसिक ट्रेनिंग हैदराबाद में। बट दैट वो आपको बनाता है, शेप्स यू। वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको फिटनेस एंड मेक्स, वो आपको अलग व्यक्ति बना देता है। फ्रॉम जस्ट सिटीजन यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। एंड वो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। That is physical training basically. बहुत फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, दूसरी भी होती है, इंडोर भी ट्रेनिंग होती है। हम लोग मतलब बहुत सारे पेपर्स होते हैं, प्लस बिहेवियरल ट्रेनिंग, प्लस देयर मेनी थिंग्स। सो इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स यू फ्रॉम जस्ट बॉय बोलूँगा मैं। आई वाज ओनली 24 व्हेन आई जॉइंड। तो इट मेक्स यू अ मैन, अ डिफरेंट पर्सन। उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आते हैं। अपने अपने स्टेट जो अलॉट होते हैं, तो वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट आपको मिलती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में आके ट्रेन होते हो। वहाँ पे वो भी आप करीब 1 साल रहते हो, जिसमें आपको थाना प्रभारी से लेके कई ट्रेनिंग करनी है। जैसे 3 महीने थाना प्रभारी की ट्रेनिंग होती है, तो Okay. यू आर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर 3 months। After being an IPS officer, after that also. 3 months you have to do a टाइम एज अ थाना प्रभारी। तो Okay. मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट में मेरी ट्रेनिंग थी। तो गुनगा थाना आता है, वो रूरल थाने देते हैं जनरली। आई वाज SHO देयर। ऐसे करके कई ट्रेनिंग्स होती हैं, पुलिस SP ऑफिस की होती है, लाइन की होती है, टू लर्न सो मेनी थिंग्स। फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद यू गो बैक टू NPA फॉर योर सैंडविच कोर्स बोलते हैं, फॉर योर फाइनल 3 months। अच्छा। और फिर हमारी पासिंग आउट परेड होती है। फिर देन यू आर confirmed officer, then you come back to your state। और फिर starts your policing journey। You start as additional SP and then पहले SDOP बनते हैं हम लोग, CSP भी बोलते हैं सिटी में, SDOP. सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस। Okay. CO, circle officer. As in CO तो DSP, Deputy SP.
डिप्टी एसपी, वो जो स्टेट सर्विस के होते हैं, हाँ, हाँ। वो डीएसपी बोलते हैं उनको। तो हमारे यहाँ पे ASP आईपीएस डायरेक्ट आते हैं, तो हमारा वो सीएसपी या एसडीओपी बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद एक आध साल रहते हैं, वी डोंट स्टे वेरी लॉन्ग बिकॉज ओके। देन वी बिकम एडिशनल एसपी, देन 2 साल उधर ना रहते हैं, देन एसपी बनते हैं। वो सबसे फलक्रम, Important. पुलिसिंग का फलक्रम 2 हैं जो मेरे विचार में। एक होता है थाना प्रभारी, ही इज वन फलक्रम ऑफ द पुलिसिंग सिस्टम। सेकंड वन इज डिस्ट्रिक्ट। सेकंड इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी या जो भी बोलो, जो एक डिस्ट्रिक्ट देखता है। एंड देन ऑफ कोर्स डीजीपी जो फाइनली पूरा स्टेट देखता है। बीच के सारे ऑफिसर्स या तो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं या फिर सपोर्टिंग ऑफिसर्स होते हैं। ओके, फलक्रम्स तो ये 3 ही हैं। मतलब आईजी डीआईजी बेसिकली। दे सुपरवाइजिंग बेसिकली। ओके, किसका काम, एसपी का काम एंड ऑल दैट, वो सुपरवाइजरी होते हैं। सुपरवाइजरी तो मेन थाना इंचार्ज और थाना एसपी। इंचार्ज फलक्रम जो होता है ना, जो जिससे पूरा चलता है सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मी। समबडी माइट हैव सम अदर ओपिनियन, बट मेरा ओपिनियन तो यही है कि एक थाना प्रभारी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बेसिक यूनिट ऑफ पुलिसिंग इज पुलिस स्टेशन, तो इसलिए उसका इंचार्ज हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर जिले का इंचार्ज जो कई पुलिस स्टेशन को देखता है। तो जैसे हम एसडीओपी रहते हैं तो हम 3 या 4 थाने देखते हैं। फिर जब हम एडिशनल एसपी में, जैसे था इंदौर सिटी में था मैं एडिशनल एसपी, तब मेरे पास थे करीब 15-20 थाने। ओके, फिर जब आप एसपी बन जाते हो तो फिर 25, Entire 30, district 35, 40 लाइक दैट। एंड देन यू बिकम डीआईजी इन द रेंज। फिर 2-3 जिले आपके अंडर आ जाते हैं। फिर आप बनते हो आईजी इन द जोन। आईजी फिर 8-9 जिले आ जाते हैं। मैं इधर एडीजी था इंदौर जोन में। तो मेरे पास तब 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। ओके, और उसमें मैं 1.2 करोड़ पॉपुलेशन, 1.4 करोड़ पॉपुलेशन थी। दैट मीन्स आई यूज्ड टू ऑलवेज से 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज इन दिस जोन एंड 20,000 पुलिस ऑफिसर्स आर देयर इन दिस जोन। तो इट इज़ नियरली 1/6 ऑफ एमपी पुलिस का पूरा फोर्स इंदौर जोन में। ऐसे करके यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है एंड आपके चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको डिसीजन मेकिंग भी टफर हो जाती है। एक कहावत होती है कि टफ डिसीजंस आर प्रिविलेज ऑफ रैंक। मतलब जितने ऊपर आप जाओगे उतना ज़्यादा कठिन निर्णय आपको लेना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं लोगे तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, उस लेवल के लिए नहीं हो आप। तो इसलिए ये सब होता है। देन वी सी सो मेनी थिंग्स पुलिसिंग में। क्राइम देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। वेरी टफ जॉब। आई थिंक लोगों को जो भी दिखता है बाहर से, हम तो अंदर से आई कैन गिव इनसाइडर व्यू। मैं वही वो कुछ पूछने वाला था आपसे। अभी 2 दिन पहले सिंघम फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, देखिए आपने? नहीं, मैंने देखी नहीं, मतलब उसके पहले वाले पार्ट तो मैंने सारे देखे। तो हाउ डिफरेंट इज बेसिकली रियल पुलिस ऑफिसर एंड द रियल पुलिस ऑफिसर? दैट इज वेरी डिफरेंट। दैट इज नॉट, वो तो एक फैंटेसी है। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द पुलिसिंग, बट यस यू कैन बी नियर दैट। वो जो समटाइम्स यू हैव टू बी लाइक दैट आल्सो, बट इट्स नॉट कि ऑलवेज यू आर लाइक दैट। समटाइम्स जैसे आपको कोई क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है, जब आपके सामने भीड़ रहती है, बहुत सारे दबाव रहते हैं, तब आपको काफ़ी टफली उसको फेस करना पड़ता है। यू कांट बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी प्लीड, निवेदन आवेदन नहीं कर सकते आप। तब आपको एक अपना दूसरा रूप भी दिखाना पड़ता है, इन्फोर्सिंग द लॉ। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस? हाँ जी, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस? मेरे बहुत एक्सपीरियंस। वो तो कहीं ने मेरे को पूछा था एक बार कि आपको कभी डर लगा इस सर्विस में? तो मैंने उनसे बोला कि डर मेरे को कभी नहीं लगा, बट थ्रेट बहुत लगती है कभी कभी ना। जब आपके पत्थर फेंक रहे हैं लोग आपके ऊपर या फिर गोलियां चल रही हैं, तो फिर इट्स अ वेरी बिग थ्रेट सिचुएशन। तो उसमें आपको अलग ही व्यवहार करना पड़ता है। देन यू हैव टू लीड योर फोर्स ऑल्सो। इट्स नॉट सच ए इजी थिंग। बाकी लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा डर रहे हो या पीछे हट रहे हो, मोरल डाउन होगा, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो फिर वो तो 4 कदम पीछे ही रहेंगे आप। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब हमें सामने होके यू हैव टू, जैसे कई बार हमको पत्थर भी खाए हैं। जैसे मैं था, एसपी था धार में, तो वहाँ पे एक मर्डर हो गए थे गांव में। कुछ डकैत घुस गए थे एंड उन्होंने 4 लोगों को बांध के कुएं में फेंक दिया था। तो बेचारे चारों मर गए थे। मतलब इट वाज अ वेरी बिग एंड इंसिडेंट। तो जब हम गए तो लोगों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम करा तो फिर वो तो बातें तो होती हैं, बट सडनली देयर ऑलवेज मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि स्थिति खराब हो तो उनको फिर फ़ायदा मिले, तो वो उकसाते हैं लोगों को कि, तो उसमें फिर बहुत पथराव हुआ, तो पत्थर भी लगे और हमारे पूरा पीठ नीली हो गई थी। लकीली सिर पे नहीं लगा बिकॉज हेलमेट पहना हुआ था। बट ये सब होता है सिचुएशन व्हेन, बट इट इज़ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, वेरी थैंकलेस जॉब ऑल्सो पुलिस का, बिकॉज आप कितना भी करो तो कभी कमी तो रह ही जाती है। तो हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिसिंग में हमेशा किसी भी विवाद हो तो उसके 2 पहलू होते हैं, 2 लोग होते हैं उस विवाद में, है ना। और आप अगर एज ए गुड पुलिस ऑफिसर आप उस सही व्यक्ति का भी साथ दो, तो दूसरा व्यक्ति हमेशा मानेगा नहीं कि मैंने गलती की है। वो हमेशा ये बोलेगा कि नहीं इनने पैसे ले लिए,
मतलब दिस काइंड, किसी को नहीं लगता कि मैंने गलत किया है, तो वो हमेशा एक नेगेटिव प्रोजेक्ट करेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, इन्होंने मेरे में ऐसा कर दिया केस में, जबकि आपने एक्चुअली सही किया हो। गलत किया हो तो अलग बात है, वो तो है ही, देन यू डिजर्व दैट डिसरिस्पेक्ट। बट अगर आपने सही भी किया हो तब भी एक पक्ष होता है जो आपके खिलाफ ही रहता है हमेशा। जी। तो एक वो नेचर है जो आपका। एक और है कि आप लोगों को मना करते हो गलत करने से, है ना? तो किसी इंसान को नहीं अच्छा लगता कि आप उसको मना गलती करें। उसकी दिखाओ और उसको फिर मना करो कि गाड़ी यहाँ पे क्यों पार्क करी। अगर आप शालीनता से बोलो तब तो अच्छी बात है, अगर आप उसके भी ऊपर भी रूडनेस भी दिखाओ तब तो इट्स इवन वर्स। बट नोबडी लाइक्स इट दैट आप उसको, अगर वो गलती भी कर रहा है तभी उसको गलती आप पॉइंट आउट करो ना, तो उसको अच्छा बुरा नहीं लगता है। आपके अपने बेटे को बुरा लगता है, आप उसको बोलो तुम, या मेरे को भी बुरा लगता होगा जब मेरे फादर बोलते होंगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओ, तो लगता है कि अरे यार मैंने कहाँ गलत किया है, लाइक दैट। तो जो हमारा तो काम ही है लोगों को उनकी गलतियाँ बताना और उनको गलती बता के उसको रुकाना, तो फिर आपका भी पॉजिटिव इमेज मुश्किल होती है होना। बट फिर भी आप अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो और लोगों से मिल के करो, जैसे मैंने अपनी तरफ से तो हमेशा किया है, तो आपको उसके उसी अनुपात में आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। शिकायत करने में पुलिस से लोगों को डरना नहीं चाहिए, आपका क्या Not कहना है? at बहुत डरते हैं लोग। डरते हैं। लोग डरते हैं बहुत, अपनी अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी शिकायत, अपना वो मुकदमा दर्ज कराने जाने से डरते हैं लोग। क्या संदेश देंगे आप उनको? मेरा बस यही कहना है कि आप लोगों को पुलिस को अपना दोस्त समझना चाहिए। अच्छे बुरे लोग हर ज़िंदगी के हर वॉक्स ऑफ लाइफ में आपको मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो पुलिस में भी अच्छे भी ब्लैक शिप भी होते हैं और ज़्यादातर बहुत अच्छे भी होते हैं। जी। मैंने ऐसा देखा है अपने अनुभव में कि जिन लोगों का पुलिस से संपर्क हुआ है या वो किसी कारण से थाने में आए हैं, उनका माइंड में पुलिस के बारे में जो ओपिनियन है, दैट इज़ ऑलवेज बेटर देन उस व्यक्ति का जिसने कभी किसी पुलिस अधिकारी को से बात भी नहीं करी है। जो पिक्चर देख के या लोगों से सुन के एक धारणा बनाता है, तो वो हमेशा पुलिस के बारे में बोलेगा, अरे ये तो ऐसे, ये तो बहुत, ये तो। बट जिस व्यक्ति का कभी पाला पड़ा हो या जिस के कारण से आपका इंटरेक्शन हुआ हो, तो जनरली दे डोंट हैव दैट बैड एन इम्प्रेशन देन दोज पीपल हु हैव नेवर इवन टॉक टू अ पुलिस ऑफिसर। तो दिस शोज दैट वो जो आप मेंटल एक मेकअप वो कर लेते हो ना, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बना लेते हो कि ये तो ऐसे ही हैं, तो फिर आपका कौन मदद कर सकता है। बट पुलिस अधिकारियों को भी ये है कि आप वो भी अच्छे से बर्ताव करें। जैसे एक हमारे मुख्यमंत्री थे, वो बोलते थे, वो बड़ी सही बात बोलते थे कि जो पापी हैं उनके लिए वज्र से भी कठोर और जो सज्जन हैं उनसे फूल से भी कोमल। ये होना चाहिए पुलिस का मोटो। उस तरफ हमें काम करना चाहिए। नॉट दैट कि आइडियल सिचुएशन बन जाए तो इज़ वेरी गुड, बट एटलीस्ट वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट। सो दैट इज़ फॉर पुलिस ऑफिसर्स। बट लोगों के लिए भी मेरा आग्रह है कि आपके दोस्त हैं, आप ही के लिए हैं। और जब आप आज की तारीख में ऐसा होता है कि कोई अगर व्यक्ति खड़ा है और रात के समय है और एक खाकी में एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसको उसको बहुत भरोसा मिलता है। कोई लड़की महिला कहीं से जा रही है और दो कांस्टेबल उसको दिखते हैं इन द ड्यूटी, तो शी गेट्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी। अब आप उसके बारे में कोई भी मन में भावना रखो अलग बात है, बट इट इज़ अ प्रतीक ऑफ द सिक्योरिटी एंड पीपल स्टिल हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, वो एक आध केस जरूर होते हैं जो गलत इमेज प्रोजेक्ट कर देते हैं, एवरीवेयर, वो तो हर फील्ड जगह में, हो हर जाता है। जगह हो जाता वो दैट शुड नॉट डोमिनेट, दैट्स व्हाट आई फील, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। बिल्कुल ठीक। समटाइम्स इट मे बी शॉर्ट बट देन वी ट्राई। आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस जी। जो कि आपको हमेशा याद रहता हो, आपको हमेशा आपके सपनों में आता हो? मैं सपनों में भी आता होगा सर, जाहिर सी बात है। मैं भी एक पुलिस वाले का बेटा I हूँ। know. आपको मैंने बताया, That is true. वर्दी से के घर से मैं भी आता हूँ। तो कोई ना कोई ऐसा वाकया, कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर आपकी भी जिंदगी में बहुत होगा। सारे हैं मेरे तो। क्राइम के केसेस ज़्यादा याद रहते हैं, राइट। जो क्राइम संबंधी होते हैं। बट हाँ, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल के भी हैं बहुत सारे, कई अनुभव होते हैं। बट क्राइम केसेस यू रिमेंबर बिकॉज एक मैं जब यहाँ, मेरा वन ऑफ माई फर्स्ट पोस्टिंग इंदौर में था, मैंने आपको बताया, तो मैं एडिशनल एसपी सिटी था यहाँ पे। तब यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल एसपी होता था पूरे शहर का, जो इंचार्ज होते थे। तो वो उस समय की बात है। तो मेरा सेकंड पोस्टिंग थी, शायद मैं 3-4 साल की मेरी सेवा थी। ओके। तो एक केस हुआ था, तो उसके बाद से उसका बात का तो मैं बाद में बताऊंगा, बट वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट वाज एक उस समय मोबाइल एंड ऑल तो होते नहीं थे, जी। तो लैंडलाइन से फ़ोन आते थे। तो मेरा ऑफिस था यहाँ पे रानी सराय बोल के है, एक पुराना ऑफिस जो पहले एसपी ऑफिस था, तो उसमें मेरा ऑफिस होता था। तो मेरे को रोज़ एक दो दिन में एक व्यक्ति कॉल करता था। तो आई रिमेंबर हिज नेम ऑल्सो, उसका नाम था सपन शर्मा। तो मेरे को कॉल करता था, मेरा पीए मेरे को बदल देता था कि वो सपन शर्मा। तो मैं यस, तो वो बोलता था कि सर मेरे को आपको एक बताना है, मैंने एक मर्डर देखा है और मेरे को आपको उसको बताना है। और मैंने फिर आओ और बताओ।
तो वो बोलता ठीक मैं आऊँगा सर, मैंने अभी तक क्या है कि मैं सो नहीं पाता रात को और मेरे को सपनों में आता है, ऐसे करके वो बातें बोलता था। एंड अभी तक मेरे को कभी विश्वास में नहीं हुआ किसी को बताने का, पर आपके बारे में मैंने पेपर में पढ़ा तो आई फील कॉन्फिडेंट, मैं आऊँगा बताऊँ। आ जाओ और बताओ। तो आता कभी नहीं था, बट ये फ़ोन करता रहता था। ऐसे 2 महीने निकल गए, 2 या 3 महीने, बट एवरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे उसका फ़ोन आ जाता था, बातें वो वही करता था। मैं बड़ी पेशेंटली उसको सुनता था और उसको बोलता था कि तुम आओ, पर आता नहीं था। एक दिन कोई, आई रिमेंबर इट वाज चीफ मिनिस्टर का विजिट था हमारे शहर में, तो काम ज़्यादा था, तो मैं भी कुछ विशेष काम पड़ा तो मैं ऑफिस आया था। मेरे को वापस जाना था जहाँ पे सीएम साहब थे, तो मैं ऑफिस आया तो फिर उसका फ़ोन आ गया। तो आई वॉज इन अ हरी, तो थोड़ा जब उसका फिर फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला, थोड़ा मैं जल्दी में था इसलिए मैंने उसको बोला, मैंने भैया तुम रोज़ मेरे को फ़ोन करते हो, ये क्या है ये? आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। तुम्हें क्या डर है कि मैं तुमको भी मैं मर्डर में बंद कर दूंगा? यही डर है? जो भी तुम बताओगे, अगर ऐसा कुछ है जिसमें तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट है तो तुम भी बंद हो जाओगे, इसीलिए शायद नहीं आते तुम। बट एटलीस्ट सोना तो मिल जाएगा तुम्हें जेल में। अभी तो तुम बोलते हो मेरे को नींद सो नहीं नहीं पा आती। रहे हो, सपने आ रहे हैं। हाँ, तो उधर सो तो पाओगे, ये तो मतलब मेरे को आप फ़ोन मत करना, मैंने आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ऐसे करके मैंने बंद कर दिया। 2 दिन बाद वो आ गया। एक्चुअली मेरे को पर्ची आई, वो सपन शर्मा मिले तो वो आ गया। आई कॉल्ड हिम, देन ही टोल्ड मी अ वेरी रिमार्केबल स्टोरी। तो उसका मैं क्रम तो नहीं, बट उसका जिस्ट बता देता हूँ कैसे। ही टोल्ड मी अ स्टोरी दैट देयर वाज एक आदमी था, उसकी मैरिड मैन था, उसकी बीवी के साथ उसकी बनती नहीं थी, तो वो बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, है ना? उसके 2 बच्चे भी थे, एंड वो बच्चे वो अपने पति के पास छोड़ गई थी। एंड दैट लेडी बिलोंग टू बड़वा बोल के एक जगह है यहाँ नर्मदा के किनारे, Okay. वहाँ की रहने वाली थी, तो वो वहाँ वापस चली गई और ये बच्चे भी इनके पास छोड़ गई। तो वो बच्चे छोटे थे, ये आदमी परेशान रहता था, तो वो बुलाता रहता था उसको, शी नेवर केम। तो उसकी माँ थी इस आदमी की, तो वो उसको बोलती थी कि तुम शादी कर लो, दूसरी शादी करोगी तो बच्चे तो पालने वाला कोई मिले, समथिंग लाइक दैट वाज गोइंग ऑन। तो देन ही थॉट कि मैं उससे डाइवोर्स लेता हूँ, तो उसने डाइवोर्स केस लगाया। अब वो डाइवोर्स केस में भी वो लड़की शायद नहीं आती थी और ये चलता रहा। अब इसका एक जीजा था, इस आदमी का, मतलब हिज सिस्टर्स हस्बैंड। ओके। तो उसको इसकी मदर ब्लैकमेल करती थी, बोलती थी तेरा देख कितना परेशान है तेरा साला, तो कुछ करते क्यों नहीं एंड ऑल दैट। तो वो बोलता मैं क्या करूँ एंड ऑल दैट। तो फिर अल्टीमेटली इनने बोला ये आती तो है नहीं, अगर इनने कुछ प्लान हैच किया कि ये अगर आ गई तो इसको अपन बुला के इसको मार देंगे ओके। ताकि बात ही खत्म हो जाएगी, ऐसे करके कुछ इनका प्लान था। प्लान था। तो इसने फिर क्या किया, फिर भी नहीं आई वो, तो इसने ऐसा र्यूमर फैलाया कि मैंने दूसरी शादी कर ली। ओह। तो वो बात उसको पता चल गई, उस बच्ची को, लड़की को। तो वो अगले हियरिंग पे वो आ गई, बिकॉज शी केम टू नो दैट ही हैज गॉट मैरिड अगेन, व्हिच ही अपेरेंटली हैड नॉट गॉट मैरिड। सो देन ये उसको मिला कोर्ट में, और कोर्ट में उसने उसको बात करी और उससे बोला कि तुम चलो, तुम्हारे बच्चों को तो मिल लो, लाइक दैट। इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया कि तुम घर चलो। तो उसका प्लान ही था इसको लेके आएंगे, फिर जो भी इसको समझाएंगे या साइन करवा लेंगे पेपर पे, नहीं करेगी तो उसका कला, ऐसे उनको कुछ प्लान था। सो दे ही कन्विंस्ड हर, और उसने फिर फ़ोन लगा दिया अपने साले को, कि वो जीजा को, कि मैं ला रहा हूँ उसको घर पे। ओह। तो ये माँ, उसकी जो माँ थी, और वो बच्चों को लेके चली गई घर से, और ये उस लड़की को लेके ऑटो में बैठा के अपने घर ले आया। घर ले आया। दिस वॉज द लास्ट सीन एविडेंस। उस बच्ची को, लड़की को इसके साथ ऑटो में बैठ के देखा देखा लोगों ने। अब वो घर नहीं पहुंची एंड ऑल दैट, एंड उसके भाई फिर उसको लिए ढूंढते हुए आए, और फिर उन्होंने आके यहाँ शिकायत करी होगी। ये 5 साल पुराना केस था जब मेरे को उसने बताया। अच्छा। तो उसने बोला कि साहब उसने जाके शिकायत करी, तो 365 एक पहले आईपीसी की धारा होती थी, किडनैप, अबडक्शन फॉर रैंसम, फॉर गेन। तो वो धारा में केस भी रजिस्टर हुआ, एरोड्रम थाने का केस था। ओके। तो वो ने केस भी रजिस्टर हुआ। शायद ये व्यक्ति उसमें पकड़ा भी, उसको बुला के भी लाया, बिकॉज लास्ट एविडेंस इसके साथ था, और पूछताछ भी हुई, पर कुछ मिला नहीं होगा, तो केस भी फाइल हो गया, बात भी खत्म हो गई, लड़की भी नहीं मिली, खत्म, इट वाज फिनिश्ड, खात्मा हो गया। तो अब क्या हुआ एक्चुअली, कि ये जो आदमी था सपन शर्मा, उसके जो जीजा था इसका, वो सपन शर्मा का दोस्त था। दैट्स व्हाट स्टोरी ही वाज टेलिंग। ओके। तो ही सेड, एक दिन उसने बोला, मेरे दोस्त ने, उस जीजा ने, कि चलो अपन यशवंत सागर बोल के यहाँ पे देयर इज अ लेक हियर पास में, तो अपन वहाँ घूम के आते थे। उसके पास एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो ही सेड कि चलो तुम, अपन चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे, मेरा साला भी आएगा साथ में। तो ये तीनों लोग वो एम्बेसडर में बैठ के गए यशवंत सागर के। एंड वहाँ जाके घूम रहे थे। तो इन्होंने एक गादी टाइप अपने साथ लाए थे, दैट्स ये दोनों लोग, गादी मीन्स काइंड ऑफ रजाई टाइप। हाँ, रजाई। तो उसमें वो रजाई उन्होंने निकाल के उन्होंने पानी में फेंक दी। ओके। तो सपन ने बोला ऐसा। तो उसमें खून के धब्बे थे। तो सपन शर्मा ने फिर इससे पूछा, भाई ये क्या है, तुम, ये तो थाने में भी बैठा था कुछ दिन पहले, और ये जो तुम फेंक रहे हो, इसमें भी खून ब्लड लगा लगा है। हुआ है। तब फिर उन्होंने इसको पूरी स्टोरी सुनाई कि उसको हमने मार दिया है, और उसको तू भी बताएगा जाके, अगर तो तेरा नाम भी ले लेंगे कि तू भी था उसमें, तू भी जेल जाएगा, ऐसे करके उसको उन्होंने थ्रेटन किया। तो ये बोलता है कि मैंने फिर, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की, तो मैंने नहीं बताया।
Okay. आपके बारे में पेपर में पढ़ा कि आपने केस वेस करे तो सॉल्व करे, तो मेरे को थोड़ा हिम्मत आई कि आपको बताऊंगा, तो आई माइट गेट जस्टिस। Okay. दिस वाज हिज स्टोरी। तो दिस इज रिमार्केबल। ऐसे चलो अब तुम बोल रहे हो तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो पहले मैंने यहाँ पता किया एरोड्रोम थाने पे, तो वो केस रजिस्टर हुआ था, ऐसी लड़की मिसिंग हुई थी एंड इट वाज खात्मा भी हो गया था, उसमें मिला नहीं था, FR लग गई। FR हो गया था, फाइनल रिपोर्ट। तो फिर उसके बाद मैंने बोला वो आदमी कहाँ है, तो वो बोलता जो उसका जीजा था, जो इसका दोस्त था, तो उसने सुसाइड कर लिया। ओह, वो उसको सपनों में आती थी वो लड़की, ऐसा ये बोल रहा था। ओके। तो उसने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पे एक शास्त्री ब्रिज है, रीगल सिनेमा होता था उसके पास, तो शास्त्री ब्रिज से उसने बोला कि उसने कूद के, नीचे रेलवे लाइन है, तो उसने एक ट्रेन के सामने कूद के आत्महत्या कर ली। ओह। तो फिर हमने GRP थाने में पता किया, तो वो बात भी सही थी। देयर वाज अ पर्सन हु कमिटेड सुसाइड एंड वी जंप्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। दैट वाज एज वेयर इज द हस्बैंड। सो ही सेड दैट वो हस्बैंड हैज गॉन टू सेंधवा बोल के एक जगह है, नियर महाराष्ट्र बॉर्डर पे है वो, ओके। अपने बड़वानी जिले में आता है आजकल, बट जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। तो ही सेज कि वो वहाँ चला गया, ये छोड़ दिया उसने इंदौर, और वहाँ पे रहता है। तो दिस तो वाज अ स्टोरी। तो आई देन, हमारी एक टीम थी, स्पेशल टीम, तो मैंने उस टीम को भेजा कि जाओ सेंधवा जाओ और उसको लेके आओ उस आदमी को। तो वो चले गए। उस समय फ़ोन वोन तो मोबाइल था नहीं। तो कुछ समय बाद उसका फ़ोन आया मेरे स्क्वाड इंचार्ज का, तो उसने मेरे को बोला कि सर ये मिल गया है और हम उसको लेके आ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारी बात हुई उससे, कुछ बोला उसने? तो बोला सर हमने क्या बोला उसको, हमने जैसे पकड़ा, हमने बताया कि तू कौन है, ये तो तेरे, तो उसने सब बता दिया हमें। अरे मैंने बोला इतने आराम से बता दिया? तो मैंने ले गया उसको, तो वो आ गया। तो जब मेरे पास यहाँ पे लाया इंदौर, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने तुमने उसने मेरे को कहानी बताई, मैंने भाई तूने इतना आराम से क्यों बता दिया? तेरे को तो कुछ पूछताछ मतलब एक मतलब जोर से आवाज़ भी नहीं। तो ही सेड कि वो तो सर मेरे रोज़ सपने में आती थी वो, जस्ट इमेजिन। अब ये आप उसको रियलिटी मानो या उसको एक फाइंड, वो जो कहानियाँ होती हैं मनोहर कहानी मानो, बट ये तो मेरे सामने हुआ है। इसे सर वो रोज़ मेरे सपने में आती थी और मेरे को बोलती थी मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और आजकल कुछ दिनों से बहुत आ रही थी, तो मेरे को मालूम था मैं पकड़े जाने वाला हूँ। तो जैसे ही आए तो मेरे को समझ आ गया, तो मैंने बता दिया अब क्या ज़रूरत है छुपाने की। हाँ, तो देन वी सेड कहाँ है उसकी, वेयर है, व्हाट हैव यू डन विद द बॉडी? तो उन्होंने क्या किया था कि उसका एक घर था यहीं आगे जाओ ना, एयरपोर्ट रोड पे एक शिक्षक नगर बोल के आता है। उस समय यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, नया कॉलोनी थी, तो उसमें रहता था ये एक मकान में। तो बोलते उसी के बैकयार्ड में मैंने उसको गाड़ दिया है। गाड़ दिया है। तो फिर हम लोग उसको लेके गए, तो उसका जब खुला मकान तो पूरा जाली वाली लगे हैं, और 5 साल से छोड़ के चला गया था वो। तो हम पीछे बैकयार्ड में गए, तो बैकयार्ड में भी उस समय भी आफ्टर 5 years ऑल्सो यू नो देयर वाज अ प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग, सीमेंट का ऐसे बना हुआ था। 5 साल बाद भी अब उसको देखो, कोई देखे तो बोले यार ये क्या बना हुआ है, मतलब नो। तो अगर उस समय इन्वेस्टिगेशन वुड हैव बीन, अगर हुई होती better, कायदे से, हाँ, तो वो भी आके देखते कि भाई व्हाट इज दिस। आपको पहले ही शक होता कि ये क्या है, ये नया क्या कोई क्या और बना सा है? कोई स्ट्रक्चर हाँ। कैसे है। उस समय भी इट वाज स्टैंडिंग आउट, यू नो, सोर थंब जैसे होता है कि भाई ये क्या है, वो था बोलते इसके नीचे। फिर हमने उसकी खुदाई स्टार्ट करी। तो जब खुदाई करी तो फिर पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर लोग हमारे उस कॉर्डन करके उनको रखा, दूर थे, मैं भी था वहाँ पे। तो फिर उन्होंने उसको खोद वोद के रिमेन्स मिल गए, और वो रिमेन्स मतलब वो नीचे एक वो थी सीवेज लाइन थी, उसका पानी लीक हो गया था, तो वो पानी ना उस ग्रेव में आ गया था। तो इसीलिए जब पानी आ जाता है ना मॉइस्चर, तो फिर वो बॉडी प्रिजर्व ज़्यादा होती है, डिकम्पोजिशन धीरे होती है। ओके। तो वी गॉट काफ़ी नॉट वेरी बैडली डिफॉर्म, वो डिकम्पोज नहीं थी, डिकम्पोज नहीं थी। ये तो 5 साल में तो हड्डियाँ बन जाता है। साड़ी पूरी ठीक थी, उसका वो वेपन भी था जिससे चाकू जिससे मारा था, वो भी उन्होंने उसमें फेंक दिया, सब मिल गया हमें। तो फिर जब वहाँ पे लोग थे ना जो दूर खड़े थे, तो उसमें से कुछ लोग ना मेरे फोर्स ऑफिसर्स को बोले हमको बात करनी ऐसे करके कुछ बोल रहे थे। मैं दूर से सुना, तो मैंने बोला भेजो उनको। तो 2-3 लोग थे, वो आए, बोला क्या बात है, व्हाट डू यू वांट टू से। तो सर ये तो मेरे को अच्छा अभी तक नहीं भूलता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बोलता है कि सर ये तो कमाल हो गया। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोलता है कि सर ये जो घर है जिसमें ये बॉडी मिली है, छोटे छोटे घर थे जो होते हैं ना, लो नॉट वेरी वेल ऑफ पीपल, तो लगे लगे घर थे, तो नॉट वेरी बिग कंपाउंड एंड ऑल। तो बोलता है कि सर इसके साइड में जो घर है, तो वो एक आदमी रहता होगा वहाँ पे। तो बोलते हैं सर वो हमसे रोज़ बोलता था कि मेरे को रात को घुंघरू की आवाज़ आती है इस घर से, ये तो खाली था घर। तो इसे रोज़ मेरे को हम लोग को हमेशा बोलता था कि घुंघरू, हम बोलते थे यार तू रात को पी लेता है इसलिए घुंघरू की आवाज़ तेरे को सुनाई देती है ऐसे। और ये तो सर कमाल हो गया, मतलब जस्ट इमेजिन, वहाँ तो बॉडी थी, किसी को मालूम थोड़ी था कि इसमें मार दिया, उसको गाड़ दिया, बट वो आदमी बोलता था। तो यू नो समटाइम्स फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ऐसे कई केसेस हैं, दिस वाज द फर्स्ट केस। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि पुराने केस को सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ठीक बात। तो नेक्स्ट डे मतलब 2-3 दिन बाद इस लड़की के 4 भाई थे, आई रिमेंबर, बड़वा में रहते थे, बड़े वहाँ के अच्छे वेल टू डू लोग थे, आजकल शायद इंदौर शिफ्ट हो गए। तो वो मेरे को मिलने आए चारों, और मेरे को बहुत उन्होंने मेरे पैर पड़ के रोते, मैंने क्या हो गया आपको? तो इसे सर हमको तो मालूम था हमारी
बिटिया का मर गई, बट आपने उसको ढूंढ लिया, आरोपी को पकड़ लिया, तो अच्छी बात है, आप हम उसके संस्कार कर देंगे तो एटलीस्ट उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बड़ा अच्छा काम, पुण्य का काम है। तो मैंने एक फिर उसके बाद एक विशेष अभियान चलाया, उसके लिए मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं उसका अभियान का नाम मैंने दिया ऑपरेशन उजागर। तो मैं जहाँ भी पोस्ट होता था एज एसपी, एज डीआईजी, तो मैं एक छोटी सी टीम बनाता था जो पुराने मर्डर केसेस, सिर्फ उसको बोलते हैं कोल्ड केसेस, जो चीज़ कोल्ड केसेस और मर्डर जो फाइल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनको खोल के सॉल्व करने का प्रयास करो। तो ऐसे मैंने 110 केसेस निकाले अपने पूरे, जब भी मैं फील्ड में रहा। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, टाइप बाय वन ऑफिसर सो मेनी केसेस, राइट। तो कोई 5 साल पुराना, कोई 15 साल पुराना केस भी एक हमने निकाला था सीहोर में, जब मैं एसपी था। तो मेरे को ऐसा लगता था बड़ा अच्छा काम है, बिकॉज एक तो आपका एक मर्डर सॉल्व हो जाता है जो अनसॉल्व रह जाता है, वेरी बैड, अनसुलझी गुत्थियां खुल जाती सबसे हैं। बुरा क्राइम तो मर्डर ही होता है। दूसरा, आरोपी पकड़ा जाता है, उसको सजा कुछ तो मिलती है। ठीक बात। तीसरा, उस विक्टिम की फैमिली को कुछ रेट्रीब्यूशन मिलती है कि कई साल बाद सही, बट अपनी आरोपी तो पकड़ा गया, आत्मा को शांति मिल जाती है। हाँ, चौथा, लोगों तक संदेश जाता है कि ये देखो पुलिस पुराने केसेस सॉल्व कर रही है, तो मतलब अच्छी बात है। और नए वाले भी रुक जाते हैं उस चक्कर में कि भाई हमारे को भी पकड़ लेंगे, मर्डर तो कोई नहीं करता ठीक बात, इस उद्देश्य से कि मैं पकड़ा मैं पकड़ा जाऊंगा। ऑन द स्पॉट लड़ाई होगी मेरी आपसे, आपको चोट लग गया, मर गए, वो अलग बात है। बट जो प्लान्ड मर्डर्स होते हैं तो वो तो ऐसे ही होते हैं ताकि हम बच जाएं। जब वो पेपर में पढ़ते हैं, बाद में उसको पेपर में भी अच्छे से देता था, उस समय पेपर्स ज़्यादा थे, तो लोगों तक संदेश पहुंचे कि भाई यही पकड़ा गया 5 साल पुराना। तो वो जो प्लान कर रहे हैं मर्डर्स, उनको वो भी सोचेंगे सर हम तो पकड़े ही जाएंगे, तो मत करो। तो उससे कम मर्डर भी कम होते थे। मैंने वो तो फैक्ट है, मैंने रिकॉर्डेड है मेरे पास, ओके। दैट मर्डर्स की फिगर ड्रॉप्स जब गुत्थियां सुलझने लगती हैं तो क्रिमिनल भी सतर्क होते हैं, फिर वो जो बंद हो चुके थे। बिल्कुल ठीक बात। सर एक और चीज़ पूछूंगा, 2 सवाल मेरे पास रह गए हैं। एक तो आप टेडेक्स पर आपके सेशंस होते हैं, यस, व्हाट इज टेडेक्स, एक लेमन लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करिए ताकि मेरे दर्शक समझ पाएं। मेरे टेडेक्स मैंने 11 टॉक्स दिए हैं टेडेक्स पे, दे आर वेरी, टेडेक्स पे एक टॉक देना भी लोग वही काफ़ी होता है, बट मेरा अभी लास्ट 26-25 टेडेक्स है क्या सर? TEDx एक कम्युनिटी है। इट्स अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स, राइट। इट इज़ नॉट अ कंपनी और समथिंग ओन्ड बाय समवन। एक कम्युनिटी टाइप थी जो स्टार्ट की थी यूएस में, कि स्पीकर्स आते थे, उसमें बोलते थे, एंड देन इट हैज़ बिकम अ मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एवरी कंट्री में TEDx दे ऑर्गेनाइज, एंड पीपल विद आइडियाज़ एंड इनोवेशंस, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आके उसमें बोलते हैं। एक TEDx का, टेड का उनका एक पोर्टल है, उस पर वो अपलोड होती हैं। Okay. मेरी 11 टॉक्स हो गई, तो वो 1 या 2 टॉक्स से ज़्यादा नहीं अपलोड करते। तो अब नहीं, वो नहीं करते, बट लोगों तक संदेश पहुंचता है, अच्छा उस एरिया का। तो TEDx बेसिकली इज कम्युनिटी, इट इज नॉट an organization or not a company, it's a community. It is a community of speakers with ideas and innovations and something new you can project, और बहुत आइडियाज बहुत मिलते हैं। Okay. जैसे एक नई कम्युनिटी मेरे को अवार्ड भी दिया अभी, Besides, it is called Besides. It is a community of cyber security experts. Right. And it was started in England as an experiment. जिसमें एक कॉन्क्लेव करा, तो उसमें कई इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आए, वाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं उनको। Okay. और कुछ होते हैं बग हंटर्स, ये बाउंटी हंटर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े वो ढूंढते हैं वायरसेस एंड ऑल दैट। तो उनकी कम्युनिटी है, तो वो बहुत बड़ी बन गई है, वो पूरी दुनिया में भी उनके कॉन्क्लेव्स होते हैं। Okay. तो अभी अहमदाबाद में हुआ था एक, तो उन्होंने मेरे को अवार्ड भी दिया था, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी चैंपियन। Okay. तो ऐसे करके कम्युनिटीज, दिस न्यू कॉन्सेप्ट जो आया है, ये so that people can meet and exchange ideas and something new can come from there. राइट। सर एक मेरा सवाल पहले वाले सेशन में रह गया, जो सबसे पहला सेशन हमारा था साइबर क्राइम को लेकर के। डार्क वेब वाकई में एग्जिस्ट करता है? Oh yes, डार्क वेब तो आपने चूंकि रिसर्च करते हैं आप इन सब चीज़ों पे, डार्क वेब तो फैक्ट, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हिडन और समथिंग। डार्क वेब, 75% ऑफ इंटरनेट इज़ डार्क वेब, ओके, एंड 25% सरफेस नेट या सरफेस वेब जो हम लोग यूज़ करते हैं। बट डार्क वेब इज़ 75%। ओके, और डार्क वेब इज़ नॉट ओनली फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, कि वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डार्क वेब में उसी का वही यूज़ है, नहीं। ओके, डार्क वेब है जहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, तो इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज। ओके, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड कंपनी रिकॉर्ड, बहुत सारे चीज़ें, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द डार्क वेब। हाँ, इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज फॉर क्रिमिनल पर्पस, बिकॉज उसमें नॉर्मल ब्राउजर्स नहीं यूज होते। टॉर ब्राउजर बोल के एक ब्राउजर, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब नहीं यूज होते। टॉर ब्राउजर जो होता है, द अनियन राउटर जिसे बोलते हैं, उसमें जैसे अनियन के जैसे छिलके रहते हैं, वैसे देयर मेनी लेयर्स। तो उसको यूज करके आप टॉर ब्राउजर के माध्यम से डार्क वेब या डार्क नेट में जा सकते हैं, एंड वहाँ पे फिर वेबसाइट बनाते हैं लोग,
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है, बिकॉज मैंने सुना है मतलब डिफिकल्ट टू ट्रेस। कि मैंने सुना है कि वहाँ बॉम्ब मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, ड्रग्स मिलती है, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। एक वेबसाइट थी, उसका नाम था सिल्क रूट। सिल्क रूट, हाँ, वेरी इनफेमस वेबसाइट, और उसमें बहुत साल तक चली वो, और उसमें आप जाके टॉर ब्राउज़र से एक्सेस करो, एंड पेमेंट होता था बिटकॉइंस में वहाँ पे। ओके, तो बिटकॉइंस में लोग सोचते हैं कि उसमें मनी ट्रेल नहीं बनती, तो उसकी भी मनी ट्रेल होती है बिटकॉइंस की, बट वो इनक्रिप्टेड होती है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी तो आपको आप भी पता कर सकते हो। तो उसमें जाके बिटकॉइंस में आप पेमेंट करो, एंड एनी इलीगल स्टफ आप ऑर्डर कर दो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वाइल्ड लाइफ पार्ट, ड्रग्स, आर्म्स, जो भी है, एंड आपके घर तक पहुंच जाते थे वो। तो ये बहुत साल तक चला, एंड इट वाज अ फीलिंग दैट डार्क वेब एंड ऑल ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक इंटरपोल का एक यूरोपियन वर्जन है, यूरोपोल। ओके, तो यूरोपोल ने FBI ऑफ US के साथ मिलके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। 10 दिन के अंदर उन्होंने सारा ये जितना भी नेटवर्क था, ऑल लेयर्स जितने भी थे वो हटाए, ओरिजिनल डिजिटल फुटप्रिंट्स तक पहुंचे। ये पूरा नेक्सस इनने पकड़ लिया सिल्क रूट का। उसका ओनर को भी, जो उसका मेन संचालक था, उसको भी पकड़ लिया, उसको अब आजीवन कारावास भी हो गया। तो 10 दिन में उन्होंने पूरी चीज़ समाप्त कर दी। जो लोग बोलते थे कभी हो नहीं सकता, डिजिटल वर्ल्ड में देयर इज नो वे दैट आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हट जाएं, डिजिटल फुटप्रिंट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बड़े ध्यान से बनाने चाहिए। कई लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा किसी को, बट अगर पता, वो देयर इज नो वे दैट आप उसको छुपा सको या उसको मिटा सको। वो एक बार पड़ गई तो वो कभी, एक बार बन गए तो बन गए, वो बन गए। इट्स कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। आपके एक बार बन गए तो बन गए, या डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स वो मिटते नहीं है, ना हटते हैं, ना बदले जा सकते हैं। फिंगरप्रिंट तक आप छुपा सकते हो, मतलब ग्लव पहन लो, छुप गए, हटा सकते हो, पहुंच दिया सरफेस को, हट गए। एक नई चीज़ आई है, उसमें वैक्स है, आप अपने एक फिंगर टिप्स पे लगा लो तो फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं। इट्स कॉल्ड फिंगरप्रिंट क्लोनिंग। तो फिंगरप्रिंट को बदल भी सकते हो आप, बट डिजिटल फुटप्रिंट को आप बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। इसलिए बेटर है कि सामान्य व्यक्ति अच्छे से अच्छे बनाना। ऐसे ना करो कि आप कुछ कर दो ताकि बाद में आपको उसके जवाब देना पड़े, और जवाब देना मुश्किल हो जाए। जैसे आप किसी को, आपने गाली दे दी, सपोज आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ बोला और आपने उसको अपशब्द बोल दिया, तो वो भी अपराध है। साइबर ऑब्ससीनिटी की जो धारा है 67, उसमें लगा है कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करो जो अश्लील है, तो शब्द भी अश्लील होते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ कुछ कर दी तो आपके फुटप्रिंट बन गए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो आपने बोला, फिर आपका CDR निकाला जाएगा, तो वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है जो आप नहीं बोल सकते मैंने नहीं किया। उसमें एक टाइम में आपके नंबर से मेरे नंबर पे एक SMS आया है, और उसमें क्या लिखा है, ये लिखा है, स्क्रीनशॉट है, तो इट इज़ 3 years जेल फॉर ऑब्ससीनिटी। और तो इट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब आपको साइबर वर्ल्ड मज़ेदार दुनिया नहीं है जितना लोगों को लगता है। ये एक आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं दुनिया में। एज मैं तो बोला ना, विक्टिम भी बन सकते हो आप, ऑफेंडर भी बन सकते हो, तो दोनों तरीके से केयरफुल रहना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी और इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। मुझे लगता है कि जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल, आपकी अवेयरनेस इज बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट, इज द ओनली की। आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पुलिस की PCR नहीं खड़ी हो सकती साइबर ठगी से रोकने के लिए, आपको ही अपना बचाव अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी बुद्धि विवेक के साथ करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने न्यूज़कूप को समय दिया और न्यूज़कूप के सभी दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी। एक ऐसा ही धमाकेदार पॉडकास्ट आपके साथ जल्द करेंगे जो कि सुरक्षा से लेकर, आपके प्रदेश की सुरक्षा से लेकर करेंगे, और मैं आपको सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने अपने स्टूडियो में इन्विटेशन देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। आप दिल्ली आए सर, मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। उसके लिए आपका धन्यवाद, और आपको इंदौर की इस सुंदर धरती पे आपका स्वागत भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर वरुण कपूर, स्पेशल DGP मध्य प्रदेश पुलिस। इनके साथ बहुत सारी बातें की हमने। तो ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए आप न्यूज़कूप अनप्लग्ड से जुड़े रहिए, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़कूप देखते रहिए। नमस्कार।